अध्याय 181। मैं भी गलती से आगे निकल गया। अखाड़े में वांग टैंग और जुओ ताई एक दूसरे के सामने खड़े थे। जुओ ताई ने अपने हाथ में एक युद्ध तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी आभा बहुत तेज थी और उसकी निगाहें खंजर चलाती हुई लग रही थीं। ये बहुत तेज थी। दूसरी ओर वांग टैंग के पास कोई हथियार नहीं था। वो वहां आराम से खड़ा था। उसकी मुद्रा में बहुत सारे अवसर दिख रहे थे। वांग टैंग अपना हथियार क्यों नहीं निकाल रहा है? किसी ने भौहें सिकोड़ी? उसकी ईंट कहाँ है? मुक्केबाजी के दस्ताने कहाँ हैं? दर्शक भ्रमित हो गए। उसका प्रतिद्वंद्वी स्पष्टतः बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वांग टैंग कोई हथियार क्यों नहीं निकाल रहा था? प्रथम वर्ष के छात्र विशेष रूप से उसके लिए चिंतित थे। चेन सू ने उन दोनों को देखा। वह हैरान था कि वांग टैंग ने हथियार क्यों नहीं रखा, लेकिन उसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि यह उसकी योजना थी। असहाय महसूस करते हुए वो चिल्लाया, शुरू करो, टकराना। जैसे ही उसने यह बात कही, जुओ ताई एक अकेले भेड़िए की तरह जमीन पर गिर पड़ा जो बहुत समय से घात लगाए बैठा था। वो तुरंत अपने शिकार पर झपट पड़ा। जैसे ही उसने हमला किया, हवा में एक अत्यंत तेज सुनहरी तलवार की चमक उत्पन्न हो गई। झंकार। तलवार की चमक आसमान को चीरती हुई हवा से रगड़ती हुई निकली। एक तीखी धातु की आवाज सुनाई दी। यह एक मुश्किल कोण पर वांग टैंग की ओर वार करती हुई निकली। धमाका। तलवार वांग टैंग के शरीर पर लगी। सभी के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। वो एक ही वार से हार गया। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। नहीं, ये तो बस उसकी छाया है, किसी ने चिल्लाकर कहा। वांग टैंग, जो मारा गया था, धीरे धीरे गायब हो गया। वो बस एक छाया बनकर रह गया। असली वांग टैंग 2 कदम से भी कम दूरी पर चला गया था। जब सबने फिर से उस पर ध्यान दिया तो वह फिर से छाया में बदल गया और जुओ ताई की ओर भागा। कितनी तेज गति है! उसका फुटवर्क बुनियादी युद्ध तकनीक के दायरे से आगे निकल गया है। उसका फुटवर्क किस स्तर पर है? महारत, उपस्थिति ज्ञान? क्या ये कोई फुटवर्क फोर्स युद्ध तकनीक हो सकती है? दर्शक दीर्घा में मार्शल आर्ट क्लब के सदस्यों के हाव भाव में थोड़ा बदलाव था। उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जुओ ताई की पुतलियां बुरी तरह से कुड़ गईं। पीछे हटते ही उसकी गति बढ़ गई। इस समय वांग टैंग उसे बेहद खतरनाक एहसास दे रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वांग टैंग ने तो केवल हिमशैल का सिरा ही उजागर किया है। वांग टैंग ने अपनी मुठियां लहराईं। हर एक हमले में उसकी बुनियादी युद्ध तकनीक समाहित थी। उसने बिना रुके जुओ ताई पर मुठियां पटकनी शुरू कर दीं। झंकार। जुओ ताई ने हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसका पूरा शरीर भारी बल के कारण पीछे हटता रहा। उसका हाव भाव बार बार बदलता रहा। वो इतना शक्तिशाली क्यों है? उसका चेहरा काला पड़ गया और वह अविश्वास से भर गया। पूरा स्टैंड शांत था। हर कोई हैरान था। वांग टैंग इतना शक्तिशाली है कि यह अवास्तविक है। दूसरे वर्ष के छात्र पीले पड़ गए और उनका पहले से बढ़ा हुआ अहंकार भी ठंडा पड़ गया। क्या जुओ ताई भी वांग टैंग को नहीं हरा पाए? धत तेरी की! जुओ ताई का चेहरा हरा हो गया और क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने आक्रामक तरीके से काम किया था और सोचा था कि वे वांग टैंग को दबाकर दूसरे वर्ष के समूह में शीर्ष पर अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा साबित कर सकते हैं। अंत में परिणाम यह निकला। वांग टैंग ने उसे तब तक पीटा जब तक वह विरोध करने में असमर्थ नहीं हो गया। ये कैसे संभव हुआ? जुओ ताई क्रोधित था। वह पहले ही अपनी भावनाओं और मानसिकता पर नियंत्रण खो चुका था। उसने अपनी क्षमता को अब और नहीं छिपाया। उसके बल नाभिक में दबा हुआ बल एक पल में फट गया। धमाका। उनकी आभा तेजी से बढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक निश्चित बाधा पार कर ली है। यह क्या है? मार्शल आर्ट क्लब के सदस्यों और दर्शक दीर्घा में बैठे प्रथम वर्ष के प्रशिक्षकों के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन था। जुओ ताई ने एक लड़ाई के दौरान अपने स्तर और सफलता को दबा दिया। सदस्यों और प्रशिक्षकों को अन्य छात्रों की तुलना में अधिक अनुभव था, इसलिए उन्होंने जुओ ताई की योजना को तुरंत समझ लिया। क्या यहीं से आपको आत्मविश्वास मिलता है? मैंने अनुमान लगाया कि यह भी एक संभावना है। वांग टैंग रुक गया। उसने इस समय हमला करने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने दूसरे पक्ष को तोड़ते हुए देखा। थोड़े ही समय में जुओ ताई ने अपनी सफलता पूरी कर ली। उसने एक शीर्ष 1 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा से 2 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा में अपना परिवर्तन पूरा कर लिया। दरअसल ये प्रक्रिया बहुत छोटी थी। सामान्य मार्शल योद्धा समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। हालांकि वांग टैंग के पास जुओ ताई की लेवलिंग प्रक्रिया को बाधित करने का समय था। उन्होंने ऐसा करने का चुनाव ही नहीं किया। वांग टैंग, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं अब 2 स्टार सैनिक स्तर पर हूं। तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? हालांकि जुओ ताई की आभा अभी भी अस्थिर थी, लेकिन वह खुश था। वह बेकाबू होकर हंसा। जुओ ताई ने अपनी सफलता हासिल कर ली। ये बहुत बढ़िया है। इस बार हम आखिरकार अपने दूसरे साल की प्रतिष्ठा बरकरार रख सकते हैं। दूसरे वर्ष के छात्र बहुत खुश हुए। वे जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। हालांकि इस समय धमाका।
अखाड़े में एक 2 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा की आभा उभरी। वास्तव में यह ज़ुओ ताई की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत था। यह उपस्थिति वांग टैंग से आई है। NO, ओम। हॉन्फना। जयकारे अचानक बंद हो गए। दूसरे साल के छात्र ऐसे थे जैसे गर्दन से गला घोंटकर मार दिए गए हों। उनके मुंह खुले थे लेकिन वे कोई आवाज नहीं निकाल पा रहे थे। ज़ुओ ताई अचानक हंस नहीं सका। एज बाय पब फ्यूचर उसकी हंसी बीच में ही रुक गई। उसे लगा जैसे उसका गला घुट गया है और वह बेकाबू होकर खांसने लगा। खांसने के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। तू मुझे खेद है, मैं भी गलती से आगे निकल गया, वांग टैंग ने मासूमियत से कहा। क्योंकि हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं तो चलो लड़ाई जारी रखें। बोलते समय उसने ज़ुओ ताई को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वह तोप की तरह बाहर निकला और दूसरी पार्टी की ओर उड़ गया। चलो भी। ज़ुओ ताई की अभिव्यक्ति विकृत हो गई क्योंकि उसने अपनी युद्ध तलवार को कसकर पकड़ लिया। तलवार पर बल एकत्रित हो गया जो एक भयावह और तीखी तलवार की चमक में बदल गया। मैं यह नहीं मानता कि लंबे समय तक संचय करने के बाद मेरी सफलता आपकी सफलता से कम होगी। उसने अपना हमला शुरू कर दिया। उसने बाद में हमला किया लेकिन वह पहले आ गया। सुनहरी तलवार की चमक ने वांग टैंग को घेर लिया। धमाका। अंत में यह जमीन पर गिरा और एक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरे मैदान में सफेद हवा की लहरें फैल गईं। तेज आंधी के कारण मैदान के नीचे खड़े दर्शकों को भी पीछे हटना पड़ा। तलवारों की आभा से लोगों के चेहरे पर चोट लग गई। दर्शक दीर्घा में मार्शल आर्ट क्लब के सदस्य और प्रथम वर्ष के प्रशिक्षक बदले हुए भावों के साथ जल्दी से खड़े हो गए। क्या एक महान प्रतिभावान व्यक्ति को इस तरह विनाशकारी पराजय का सामना करना पड़ेगा? प्रथम वर्ष के छात्रों के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे इस शक्तिशाली हमले से डर गए थे। वांग टैंग अभी भी हार गया। वांग टेंग, मुझे दोष मत दो। इस समय ज़ुओ ताई शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, यह हमारे बीच सिर्फ सम्मान की लड़ाई नहीं है, यह मार्शल आर्ट के रास्तों की लड़ाई है। तुम्हारी उपस्थिति ने सिर्फ मुझे अपना 3rd सेक्शन रूम नंबर 1 छात्रावास नहीं खो दिया। मेरे जैसे साधारण पृष्ठभूमि वाले एक साधारण छात्र के लिए स्कूल के संसाधन ही सब कुछ हैं। आज अगर मैं तुमसे हार गया तो मेरे संसाधन कम हो जाएंगे। सबसे पहले, मेरे पास 4 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा बनने के लिए जो संसाधन हैं, वे आधे से भी कम रह जाएंगे। उस समय मेरे लिए 3 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा बनना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी जिंदगी मेरी सफलता तक सीमित हो जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ज़ुओ ताई ने ऊपर देखा और जीत की उस भावना का आनंद लेने की तैयारी कर रहा था जिसे उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। स्वूश। अचानक हवा में से एक आकृति उभरी। वांग टैंग का भावशून्य चेहरा उसकी आंखों में लगातार घूमता रहा। धमाका। ज़ुओ ताई अवाक रह गया। ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पर पहाड़ से चोट लगी हो और उसके हाथ में मौजूद युद्ध की तलवार छीन ली गई हो। वह खुद को वापस भागने से नहीं रोक सका। कौन से संसाधन? मुझे परवाह नहीं है। हालांकि अगर आप आगे बढ़ने के लिए मुझ पर कदम रखना चाहते हैं तो मुझे खेद है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप रसातल में गिर जाएं। ओह ठीक है, तुम्हारी तलवार उतनी तेज नहीं है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तलवार चलाने का हुनर क्या होता है। वांग टैंग ने ज़ुओ ताई की युद्ध तलवार पकड़ ली और शांत स्वर में बोला, थोड़ी दया दिखाओ। प्रशिक्षक चेन चिंतित होकर चिल्लाया। वांग टैंग ने उसे अनदेखा कर दिया। वह वहीं खड़ा रहा और लापरवाही से तलवार लहराई। जैसे ही उसने हमला किया, तलवार की चमक आसमान में उठ गई। क्या आपने नहीं कहा था कि यह जीत और हार के साथ साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी? अध्याय 182, तलवार की उपस्थिति। जब तलवार की चमक बाहर निकली तो सभी के भाव बदल गए। कितनी शक्तिशाली तलवार की आभा है। वांग टैंग तलवारबाजी में भी कुशल है। यह एक घातक हमला है। क्या वह बहुत निर्दयी है? आपने जो कहा वह सही नहीं है। एक बार जब ज़ुओ ताई ने चुनौती पत्र दे दिया तो यह अब जीतने या हारने का सरल मामला नहीं रह गया। ये जीवन और मृत्यु के बारे में है। निर्दयता जैसी कोई चीज नहीं होती। आप ठीक कह रहे हैं। ज़ुओ ताई के प्रशिक्षक की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह बेकाबू होकर एक कदम आगे बढ़ गया। वह जानता था कि ज़ुओ ताई इस हमले का सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि उसके पीछे खड़े 3 प्रशिक्षकों ने उसे पीछे खींच लिया। बूढ़े चेन, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यह वर्जित है। क्या तुम बाहर फेंके जाना चाहते हो? प्रशिक्षक चेन के दोस्तों ने उसे जल्दी से मना लिया। उन्हें डर था कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेगा। धमाका। अखाड़े से एक जोरदार धमाका हुआ। एक व्यक्ति जमीन पर गिरा और लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। ये ज़ुओ ताई था। इस समय उसके शरीर से एक आभा निकल रही थी। यह एक तीखी तलवार की तरह लग रही थी। यह वांग टैंग की तलवार से टकराई और उसके हमले को रोक दिया। उसे कोई चोट नहीं लगी। ये है। दर्शक अचंभित रह गए। तलवार की उपस्थिति। कुछ अनुभवी छात्रों को तुरंत ही कुछ बात समझ में आ गई और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। ज़ुओ ताई ने वास्तव में तलवार की उपस्थिति को समझ लिया।
प्रशिक्षक भी हैरान थे। ज़ुओ ताई आश्चर्य से भरा हुआ था। वह मौत के खतरे के बीच तलवार की उपस्थिति को समझने में कामयाब रहा। हा हा हा। प्रशिक्षक चेन की भावनाएं निराशा से आश्चर्य और फिर खुशी में बदल गईं। ये लड़ाई एक रोलर कोस्टर की सवारी थी और वह अब बेकाबू होकर हंस रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसी कि मेरे शिष्य से अपेक्षा थी। मार्शल आर्ट क्लब के सदस्य भी आश्चर्यचकित थे। जूंग ये ने ज़ुओ ताई की तारीफ की। वह वास्तव में अपने बैच का सबसे अच्छा छात्र है, उसमें कुछ क्षमता है। लेकिन वांग टैंग अब खतरे में है, जिया कियू ने उपहास किया। फैन बोवेन ने कहा, दोनों ने कुछ समय पहले ही 2 स्टार सैनिक स्तर पर उन्नति की है। तलवार की मौजूदगी ही अंतिम निर्णायक कारक होगी। उन्होंने तलवार की मौजूदगी को समझा है या नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। होउ पिंगलियांग और नए खिलाड़ी पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि वांग टैंग के पास अब जीतने का कोई मौका नहीं है। ज्वार बहुत जल्दी बदल गया था। 1 सेकंड पहले यह एक निश्चित जीत थी। पलक झपकते ही यह ऐसा कैसे हो गया? वो अब भी हार मान सकता है, लूशू ने हौंफते हुए धीमी आवाज में कहा। वर्तमान स्थिति के आधार पर ज़ुओ ताई कोई दया नहीं दिखाएगा। एकमात्र तरीका हार स्वीकार करना है, सोंग शुहांग ने गंभीर भाव से कहा। दुर्भाग्य से वे वांग टैंग के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सके। किसी भी बाहरी व्यक्ति को मार्शल आर्ट द्वंद्व युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। अभी अभी जब ज़ुओ ताई के प्रशिक्षक ने चिल्लाया तो वह पहले ही सीमा पार कर चुका था। इस द्वंद्व के बाद कोई न कोई उसे जरूर ढूंढेगा। अखाड़े में वांग टैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने ज़ुओ ताई के शरीर पर तलवार की मौजूदगी को दिलचस्पी से देखा और खुद से बुदबुदाया, दिलचस्प है। ज़ुओ ताई ने वांग टैंग की ओर देखा। उसकी नज़र तलवार की तरह तेज थी और उसकी मौजूदगी की ताकत आसमान में उड़ रही थी। वांग टैंग, मुझे इस स्थिति में लाने के लिए तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए। फिर वह चिल्लाया, मैं पहले ही तुम्हारे तलवार के हमले का अनुभव कर चुका हूँ। अब एहसान चुकाने की बारी मेरी है। उसने अपनी नज़रें स्थिर की और अपनी हथेलियां एक साथ रखीं। उसके चारों ओर तलवार की मौजूदगी थोड़ी सी एकत्रित हो गई। उसका पूरा शरीर युद्ध की मंशा से भरी एक तीखी लंबी तलवार में बदल गया था। वह वांग टैंग की ओर बढ़ा। तलवार की उपस्थिति। वांग टैंग ने आह भरी। तुमने मुझे बार बार अपने तुरुप के पत्ते दिखाने पर मजबूर किया। तुम्हें ही गर्व महसूस होना चाहिए। जैसे ही उसने अपने मन में अपने आप से बात करना समाप्त किया, उसके शरीर से भी एक प्रचंड और तीखी आभा फूट पड़ी। तलवार की उपस्थिति। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तलवार की उपस्थिति थी। उसके हाथ में युद्ध तलवार लहराते ही एक ज्वलंत लाल तलवार तोप की तरह निकली। धमाका। जब आग जैसी लाल तलवार की उपस्थिति मध्य हवा में सुनहरी तलवार की उपस्थिति से टकराई तो तलवार की आभा हर जगह फैल गई। इसने लगभग पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। यद्यपि वांग टैंग की तलवार की उपस्थिति केवल आधी अधूरी थी, फिर भी यह ज़ुओ ताई की तलवार की उपस्थिति से अधिक शक्तिशाली थी। ज़ुओ ताई की तलवार की उपस्थिति वांग टेन की तलवार की उपस्थिति की शक्ति का अधिकतम 1/3 थी। तलवार की उपस्थिति को समझना कठिन था। समझ में 1 इंच का अंतर परिणाम में भारी अंतर पैदा कर सकता है। तुरंत ही ज्वलंत लाल तलवार की उपस्थिति ने स्वर्ण तलवार की उपस्थिति को निगल लिया। नहीं, ज़ुओ ताई को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। वह घबरा गया और जोर से चिल्लाने लगा। बूम। हालांकि तलवार की मौजूदगी कम नहीं हुई, थोड़ी भी नहीं। इसने ज़ुओ ताई को पूरी तरह से निगल लिया। हर कोई दंग रह गया। मार्शल आर्ट क्लब के प्रशिक्षक और वरिष्ठ लोग अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। ज़ुओ ताई को अपनी तलवार की उपस्थिति का ज्ञान होने से वे आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन वांग टेंग ने सभी को चकित कर दिया था। इस पर विश्वास करना कठिन था। वांग टैंग अभी नया छात्र था। जब से देश में मार्शल आर्ट संकायों की स्थापना हुई है, तब से बहुत कम लोग ही वह हासिल कर पाए हैं जो उन्होंने किया था। निस्संदेह वे इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। अब वे पहले से ही दुनिया के शीर्ष पर खड़े थे। क्या वांग टैंग उन लोगों के बराबर था? मैदान के नीचे दर्शक एकदम शांत थे। तलवार की मौजूदगी से पैदा हुई आंधी आखिरकार मैदान में गायब हो गई। ज़ुओ ताई बिना हिले डुले जमीन पर लेट गया। उसने सांस लेने का कोई संकेत नहीं दिखाया। मौन। चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। मैदान के चारों ओर बहुत से लोग जमा थे, फिर भी वहां इतनी शांति थी कि वे अपनी सांसों की आवाज सुन सकते थे। लेकिन बहुत जल्द ही हंगामा मच गया। ज़ुओ ताई हार गए। वांग टैंग को भी तलवार की उपस्थिति का एहसास हो गया। ये बहुत डरावना है। उसकी प्रतिभा डरावनी है। हमारे स्कूल ने किस तरह के राक्षस को भर्ती किया है? छात्र अवाक रह गए। वे अवाक रह गए। जब उन्होंने वांग टैंग की ओर देखा तो उनकी आंखों में सम्मान और भय दोनों झलक रहे थे। इस वांग टैंग ने मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया है। मार्शल आर्ट क्लब के चेंग वू ने अपना मुंह खोलकर कहा। उसे अपनी आवाज़ निकालने में थोड़ा समय लगा। मैं लगभग डर के मारे मर ही गई। जिया कियू ने अपनी छाती थपथपाई। वो बुरी तरह कांप रही थी। क्या तुमने देखा कि उसने अभी अभी अग्नि बल का प्रयोग किया है?
झूंग हे ने अचानक बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। बाकी सदस्य चौंक गए। वे वांग टैंग की तलवार की मौजूदगी से बहुत आश्चर्यचकित थे, इसलिए झूंग हे के याद दिलाने के बाद ही उन्हें होश आया। दोहरे तत्व मार्शल योद्धा, यह सही है। इससे पहले वह बर्फ बल का उपयोग करता रहा। अब ऐसा लगता है कि वह इस समय तक अपने अग्नि बल को छिपा रहा है। वास्तव में उसका अग्नि बल उसके बर्फ बल से अधिक शक्तिशाली है, झूंग हे ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यह आदमी बहुत अच्छी तरह से छिपता है। मुट्ठी और हथेली के कौशल में माहिर एक 2 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा अपनी तलवार की उपस्थिति को समझ गया है और इसके अलावा वह एक दोहरे तत्व वाला मार्शल योद्धा भी है। चेंग वू और अन्य लोगों ने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और चौंक गए। यह आदमी एक राक्षस है। प्रमुखों को पहले ही सतर्क कर दिया गया होगा, झूंग हे ने धीरे से कहा। उन्हें सिरदर्द होने दो। ये राक्षसी स्तर की लड़की ओल्ड टाइगर टोंग की नींद उड़ाने के लिए पर्याप्त है। हा हा हा। चेंग वू अपने संकाय प्रमुख की दुर्दशा पर हंसा। झूंग हे और अन्य लोग भी हंसने लगे। ये खुशी की बात थी कि हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी ने इस अद्भुत प्रतिभा को भर्ती करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि स्कूल के उच्च अधिकारियों को अब कई चीजों को लेकर चिंता करनी होगी। एक प्रतिभाशाली छात्र की क्षमता जितनी अधिक होगी, उसके दुश्मनों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। वांग टैंग का रास्ता और भी कठिन होगा। ये सिर्फ उनके दुश्मन गुटों की बात नहीं थी। जिंगवू महाद्वीप के अंधेरे में छिपे दुश्मन भी उसके गर्भ में मौजूद प्रतिभा को मारने के लिए बाहर निकल आएंगे। वे हमेशा से यही करते आए थे। दोनों पक्ष ऐसे ही थे। वे ऊपर से तो शांति बनाए रखते थे, लेकिन अंधेरे में कई बुरे काम करते थे। जब से मार्शल आर्ट का युग शुरू हुआ है, तब से कई प्रतिभाशाली योद्धा हुए हैं जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया है। हालांकि वे इतने कम शक्तिशाली मार्शल योद्धा क्यों थे? अध्याय 183। कौन किसे धमका रहा है? मार्शल आर्ट की लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद लोग लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। ज़ुओ ताई दूसरे वर्ष का शीर्ष छात्र था, लेकिन इस समय उसे सभी ने भुला दिया था। कुछ समय बाद ज़ुओ ताई का समर्थन करने वाले दूसरे वर्ष के छात्रों को आखिरकार होश आ गया। उन्होंने जमीन पर बेहोश पड़े ज़ुओ ताई को देखा और चिंतित होने लगे। ज़ुओ ताई कैसी हैं? क्या वो मर गया है? विजेता बाहर आ गया है। जल्दी करो और डॉक्टरों को दिखाओ। चेन सू ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। चुप रहो। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ भी कहे। उन्हें पता था कि ज़ुओ ताई की हालत गंभीर है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। डॉक्टरों, चेन सू ने किनारे इंतजार कर रहे चिकित्साकर्मियों पर चिल्लाया। चिकित्साकर्मी तुरंत ज़ुओ ताई की चोट को देखने के लिए आगे बढ़े। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और दया से कहा, वो मर चुका है। ये चेन सू ने बेकाबू होकर वांग टैंग की ओर देखा। इस आदमी ने कोई दया नहीं दिखाई। दूसरे वर्ष के छात्र पीले पड़ गए। ज़ुओ ताई, जिस पर उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें लगा रखी थीं, वांग टैंग से हार गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। इस युद्ध के कारण उनके जैसी प्रतिभा युद्ध के मैदान में नहीं मरी, बल्कि स्कूल में ही मार दी गई। ध्यान रहे, ये सचमुच व्यंग्यात्मक था। क्या यह इसके लायक था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। कुछ लोग पछताने लगे, लेकिन बहे हुए दूध पर रोने से क्या फायदा? वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था। अब कुछ भी कहना बेकार था। पूरे मैदान में शोर मच गया। दूसरे साल के छात्रों ने गुस्से से वांग टेंग को घूरा। ज़ुओ ताई के प्रशिक्षक मैदान में कूद पड़े और ज़ुओ ताई की ओर दौड़े। उतर जाओ। उसके आसपास की ताकत ने मेडिकल कर्मियों को दूर धकेल दिया। बेचारे लोग लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। NOVEL-BJN.C ओम। चिकित्साकर्मी गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे मैदान से पीछे हट गए। प्रशिक्षक चेन ने व्यक्तिगत रूप से ज़ुओ ताई की चोट की जांच की। वास्तव में कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपना सिर उठाया और वांग टैंग को ठंडी निगाहों से देखा। आप अच्छे हो? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? वांग टैंग अचानक मुस्कुराया। मेरे एक से ज्यादा शिष्य हैं। जब तुमने आज ज़ुओ ताई को मारा तो तुम मेरे वंश के कट्टर दुश्मन बन गए। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। भविष्य में तुम्हें चुनौती देने वाले दूसरे लोग भी होंगे, चेन जियांगमिंग ने बेरहमी से कहा। पर्याप्त। झूंग ये मार्शल आर्ट क्लब के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए अखाड़े में चले गए। उन्होंने चेन जियांगमिंग को कड़ी नज़र से देखा और कहा, प्रशिक्षक चेन, ये बहुत ज्यादा है। मार्शल आर्ट क्लब, झूंग हे। चेन जियांगमिंग ने अपने दांत पीसते हुए आक्रोश से कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं कर सकता? कोशिश करो। आमतौर पर झूंग हे एक सज्जन व्यक्ति था, लेकिन अब उसके चेहरे पर हत्या का इरादा था क्योंकि वह चेन जियांगमिंग को घूर रहा था, पीछे हटने को तैयार नहीं था। चेन जियांगमिंग गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसके शब्द जिद्दी लग सकते थे, लेकिन वह मार्शल आर्ट क्लब को छूने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही उसके पास एक अतिरिक्त जोड़ी अंडकोश क्यों न हो। हालांकि वह पीछे भी नहीं हट सकता था।
अगर वह ऐसा करता तो उसके पास स्कूल में पढ़ाना जारी रखने का कोई मौका नहीं होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चेन जियांग मिंग के साथ आए प्रशिक्षक शीघ्रता से मध्यस्थ बनने के लिए आगे आए। जूंग हे, प्रशिक्षक चेन को सिर्फ अपने शिष्य की परवाह है। वह मार्शल आर्ट क्लब के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहता। कृपया एक दूसरे को समझें। यह सही है। जुओ ताई प्रशिक्षक चेन का प्रिय शिष्य था। अब जब उसे वांग टैंग ने पीट पीट कर मार डाला है तो ये स्वाभाविक है कि वो अच्छा महसूस नहीं करेगा, इसलिए उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। जूंग हे ने इस मामले पर ज्यादा बात नहीं की। उसने शांति से जवाब दिया, मैं प्रशिक्षक चेन की भावनाओं को समझ सकता हूँ। हालांकि उसने मार्शल आर्ट क्षेत्र में एक छात्र को धमकाया है। इससे मार्शल आर्ट क्लब के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि वह भविष्य में खुद पर नियंत्रण रख सकेगा। हमें परवाह नहीं है कि ये दूसरी जगहों पर भी होता है, लेकिन जब मेरा मार्शल आर्ट क्लब व्यवस्था बनाए रख रहा है तो मैं चाहता हूं कि हर कोई हमारे साथ सहयोग करे। उनका स्वर शांत था, लेकिन उनके शब्दों में प्रभुत्व नहीं छिपा था। हम करेंगे, हम करेंगे। प्रशिक्षक को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वे बस मुस्कुराए और सिर हिलाया। हम। चेन जियांग मिंग ने नाक भान से कोड़ी। उसने फिर कुछ नहीं कहा। उसने बस जुओ ताई की लाश उठाई और अखाड़े में चला गया। जब वो वांग टैंग के पास से गुजरा तो उसने उसे डरावनी नजरों से देखा। प्रशिक्षक चेन, है ना? वांग टैंग ने अचानक दूसरे पक्ष को बुलाया। चेन जियांग मिंग ने चलना बंद कर दिया। उसने अपना सिर घुमाकर उसे देखा। मैं आपके शिष्यों द्वारा मुझे चुनौती दिए जाने का इंतजार नहीं करूंगा। आपके शिष्यों की स्थिति देखने के बाद मैं उन्हें एक एक करके चुनौती पत्र भेजूंगा। वांग टैंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैं अभी 2 स्टार सैनिक स्तर पर हूं। मैं सबसे पहले आपके 2 स्टार सैनिक स्तर के शिष्यों को चुनौती दूंगा। जब मैं 3 स्टार पर पहुंचूंगा तो मैं आपके 3 स्टार सैनिक स्तर के शिष्यों को चुनौती दूंगा। जब मैं 4 स्टार पर पहुंचूंगा तो मैं आपके 4 स्टार शिष्यों को चुनौती देना जारी रखूंगा। मैं उन्हें तब तक चुनौती दूंगा जब तक कि मैं उन सभी को मार ना दूं। वांग टैंग के होठों के कोने पर एक मुस्कान थी, हालांकि उसके शब्द निर्दयी और ठंडे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन जियांग मिंग क्रोधित हो गया। हर कोई हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टैंग ऐसा कहेगा। मार्शल आर्ट क्लब के सदस्य भी वांग टैंग से चकित थे। जूंग ये ने अभी अभी चेन जियांग मिंग को बाहर भेजा था, लेकिन वांग टैंग ने फिर से एक और बम फेंका। क्या उसे लगा कि मुसीबत इतनी बड़ी नहीं थी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कोशिश करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझ में हिम्मत है या नहीं। मैं कभी भी धमकियां स्वीकार नहीं करता। अगर कोई मुझे धमकी देता है तो मैं उसे मार डालूंगा। आपका शिष्य जुओ ताई इसका एक उदाहरण है। देखो, वो अब एक लाश है। वांग टैंग ने उदासीनता से कहा। अशिष्ट, तुम बहुत अशिष्ट हो। कुछ दूसरे वर्ष के छात्र धार्मिक क्रोध से भर गए। अगर आप आश्वस्त नहीं हैं तो अपने स्कूल क्रेडिट तैयार करें और मुझे चुनौती देना जारी रखें। जब तक हम एक ही स्तर पर हैं, मैं किसी को भी अस्वीकार नहीं करूंगा। वांग टैंग ने नीचे दूसरे वर्ष के छात्रों की ओर देखा और चिल्लाया। छात्रों के चेहरे पर उलझन पैदा हो गई, लेकिन उन्होंने बोलना बंद कर दिया। वांग टैंग ने उपहास किया और चेन जियांग मिंग से कहा, प्रशिक्षक चेन, आप 5 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा हैं, है ना? जब मैं 5 सितारा सैनिक स्तर पर पहुंचूंगा तो मैं आपको चुनौती दूंगा और आपको भी मार डालूंगा। दृष्ट, चेन जियांग मिंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अजेय हो? मैं अजेय हूं या नहीं, ये दूसरी बात है। हालांकि मैं तुम्हें चुनौती जरूर दूंगा, वांग टैंग ने कहा। मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं। चेन जियांग मिंग अचानक शांत हो गई और उसे ठंडी नजर से देखने लगी। वांग टैंग को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने एक कदम आगे बढ़कर चेन जियांग मिंग को अपनी आंखें खोलकर घूरा। फिर वो चिल्लाया, आओ, मुझे मार डालो। तुम। चेन जियांग मिंग का चेहरा लाल हो गया, हालांकि वह हिला नहीं। जब चेन जियांग मिंग वहां से चला गया तो उसका चेहरा इतना काला हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि स्याही बाहर निकल जाएगी। वह वास्तव में वांग टैंग को मौके पर ही मार डालना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका और उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। वह जानता था कि अगर उसने वांग टैंग को मार दिया तो अगले ही पल कोई उसे भी मार देगा। नहीं, स्थिति उस बिंदु तक विकसित नहीं हो सकती। वह वांग टैंग को मारने से पहले अन्य प्रशिक्षकों द्वारा दबा दिया जा सकता है। वे वहां खड़े होकर कुछ नहीं करेंगे। उस समय वह वांग टैंग को छूने से पहले ही मर जाएगा। नुकसान लाभ से अधिक था। वो जीवन के इस स्तर पर पहुंच चुका था, इसलिए वो मूर्ख नहीं था। वांग टैंग ने उसे धमकाने की हिम्मत की क्योंकि उसने भी यही सोचा था, लेकिन क्या उसने सोचा था कि स्कूल से बाहर निकलने के बाद कोई और उसकी रक्षा करेगा? एक डरावनी नज़र उसकी आंखों के सामने से गुजरी। वांग टैंग ने चेन जियांग मिंग की पीठ को घूरते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए देखा। उसे पता था कि उसने आज इस व्यक्ति को उकसाया है, लेकिन अगर उसे फिर से ऐसा करने का विकल्प मिले तो वह फिर भी वही काम करेगा। दूसरे पक्ष ने पहले ही उसे धमकी दे दी थी। मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में पहल करने के लिए उसे पहले हमला करना चाहिए।
इसके अलावा वह एक बग था और वह अब 3 स्टार सैनिक स्तर पर था। स्तर 5 कितना दूर हो सकता है? जब उसने इस बारे में सोचा तो वांग टैंग ने अपने गुण पैनल पर नजर डाली। उसने पहले ही जुओ ताई द्वारा गिराए गए सभी गुण बुलबुले उठा लिए थे। अध्याय 184 लाभ और निपटान। आत्मा तारांकन 24 आत्मज्ञान 30 इंटरमीडिएट स्टेज मेटल टैलेंट 5 धातु तलवार उपस्थिति 8 धातु बल 25। ये वे विशेषता बुलबुले थे जो जुओ ताई ने अभी अभी गिराए थे। वांग टैंग ने लगभग ये समझ लिया था कि गुण कैसे गिराए जाते हैं। आमतौर पर अगर व्यक्ति की सीधे मृत्यु हो जाती है तो सबसे ज्यादा गुण बुलबुले गिराए जाते हैं। यदि यह सिर्फ अभ्यास या सामान्य लड़ाई थी या यदि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल कर दिया था तो अपेक्षाकृत कम विशेषता बुलबुले होंगे। लेकिन वांग टैंग कोई सीरियल किलर नहीं था। वह बिना किसी कारण के लोगों को नहीं मार सकता था, इसलिए वह अपनी विशेषताओं को बढ़ाने के लिए सामान्य लड़ाइयों पर निर्भर था। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने गुण छोड़े हैं उसकी प्रतिभा भी छोड़े गए गुणों की संख्या को प्रभावित करेगी। अधिक प्रतिभाशाली लोग अधिक गुण छोड़ेंगे। यह एक अमीर आदमी की तरह था जो हर समय पैसे अपने साथ रखता था। अगर गलती से उससे कुछ पैसे गिर भी गए तो वह निश्चित रूप से एक बड़ा नोट होगा। जुओ ताई ने अपने गुण बुलबुले में बहुत सारी अच्छी चीजें गिरा दी थीं। उनमें आत्मा, ज्ञान और धातु बल विशेषताएं थीं और संख्याएं काफी बड़ी थीं। जब से उसे ये रोग लगा था उसने इनमें से कई गुण सीख लिए थे, इसलिए वह अपना धैर्य बनाए रखने में सक्षम था। वो ऊंची आवाज में घोषणा कर सकता था कि वह कोई देहाती आदमी नहीं है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। हालांकि अंतिम 2 विशेषता बुलबुले ने वांग टैंग को आश्चर्यचकित कर दिया। मध्यवर्ती स्तर की धातु प्रतिभा। वांग टैंग के पास केवल जल, अग्नि और पृथ्वी की प्रतिभा थी। कुछ समय पहले लकड़ी की प्रतिभा को उसके शस्त्रागार में जोड़ा गया था। अब उसने एक और धातु प्रतिभा प्राप्त कर ली थी जिससे उसके सभी 5 तत्वों का संग्रह पूरा हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सभी 5 प्रतिभाएं मध्यवर्ती स्तर पर थीं। ये थोड़ा डरावना था। जूंग हे और अन्य मार्शल आर्ट क्लब के सदस्य पहले से ही आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने सोचा कि वांग टैंग एक दोहरे तत्व मार्शल योद्धा था। अगर उन्हें पता चलता कि वांग टैंग ने 5 तत्वों की सभी प्रतिभाओं को एकत्रित किया है और यहाँ तक कि उसके पास वायु तत्व और विष तत्व की 2 दुर्लभ उत्परिवर्तित प्रतिभाएं भी हैं, तो वे शायद दंग रह जाते। हालांकि वे अकेले ऐसे लोग नहीं थे जो इस बात से हैरान थे। अगर दूसरों को इस बारे में पता चलता तो उनकी प्रतिक्रिया भी इससे बेहतर नहीं होती। तभी वहां तलवार की उपस्थिति थी। धातु तलवार उपस्थिति। कुल मिलाकर धातु तलवार की उपस्थिति के 8 अंक। ये बहुत ज्यादा नहीं था। ये 10% का 10वां हिस्सा भी नहीं था, लेकिन इसने वांग टैंग को धातु तलवार की उपस्थिति को समझने में मदद की। वांग टैंग ने व्यक्तिगत रूप से तलवार की उपस्थिति का अभ्यास किया था, इसलिए वह जानता था कि किसी की तलवार की उपस्थिति को समझना कितना मुश्किल है। यही कारण था कि जब उन्होंने जुओ ताई को अपनी तलवार की उपस्थिति को समझते देखा तो सभी दंग रह गए। लेकिन वांग टैंग को जुओ ताई के गुण बुलबुले मिल गए थे और वे तुरंत ही प्रबुद्ध हो गए। सफलता की ओर एक कदम। लड़ाई एक पक्ष की मौत के साथ समाप्त हुई। स्टेडियम में मौजूद हर व्यक्ति के मन में अलग अलग विचार थे। वे ज्यादा देर तक नहीं रुके और एक के बाद एक चले गए। वांग टैंग अपने छात्रावास में लौट आया। वह अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और धातु की तलवार की मौजूदगी को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में एक भयावह सुनहरी तलवार की चमक घूम रही है। उसकी तीखी आभा ने उसकी चेतना को चीर दिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद उस घटनास्थल पर मौजूद है। सांस। आधे घंटे बाद वांग टैंग ने एक लंबी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में एक बेहद तेज सुनहरी तलवार जैसी चमक थी। यह असली लग रहा था। अग्नि और धातु। अग्नि तत्व वाली तलवार की उपस्थिति बहुत तीखी और जोरदार होती है। दूसरी ओर धातु वाली तलवार की उपस्थिति असाधारण रूप से तेज होती है। ये किसी भी चीज को काटने में सक्षम है। अगर मुझे उनकी तुलना करनी है तो धातु तलवार की उपस्थिति हमले के एक निश्चित बिंदु पर अधिक केंद्रित है। अगर जुओ ताई अपनी तलवार की उपस्थिति को आधे रास्ते तक प्रबुद्ध करने में कामयाब हो जाता और हम दोनों एक ही स्तर पर होते तो मेरी अग्नि तत्व तलवार की उपस्थिति उसे दबाने में सक्षम नहीं हो सकती थी। वांग टैंग ने मन ही मन सोचा। फिर वो मुस्कुराया। लेकिन अंत में मैं जीत गया। मैंने धातु की तलवार की उपस्थिति पर कब्जा कर लिया। शुरुआत हमेशा कठिन होती है। मुझे भविष्य में और अधिक मेहनत करनी होगी और धीरे धीरे अपनी समझ को गहरा करना होगा। स्वाभाविक रूप से मेरी धातु की तलवार की उपस्थिति और भी मजबूत होती जाएगी। वांग टैंग और जुओ ताई की लड़ाई खत्म हो गई। साथ ही उनके और दूसरे वर्ष के छात्रों के बीच झगड़े पर भी पर्दा गिर गया। दूसरे वर्ष के छात्र अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उत्कृष्ट छात्र पहले ही वांग टैंग से बुरी तरह पराजित हो चुके थे। अस्थायी तौर पर वे वांग टैंग के बराबर का कोई व्यक्ति नहीं ढूंढ पाए। वांग टैंग ने अब तक जो क्षमता दिखाई है उसके आधार पर एक सामान्य 2 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
यहाँ तक कि अगर तीसरे वर्ष के 2 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा उसके साथ लड़ना चाहते हैं तो उन्हें इसके बारे में सावधानी से सोचना होगा। ज़ुओ ताई का अंत उनके लिए एक चेतावनी थी। इसके अलावा वांग टैंग ने बिना किसी डर के एक प्रशिक्षक से बात करने की हिम्मत भी की। वो स्पष्ट रूप से एक कठिन व्यक्ति था। अगर वे अपने मन में बुरे इरादों के साथ उसे चुनौती देना चाहते थे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जब उन्होंने चर्चा की कि वांग टैंग ने प्रशिक्षक चेन जियांगमिन को कैसे जवाब दिया था तो तीसरे और चौथे वर्ष के वरिष्ठों ने भी अपने अंगूठे उठाए और कहा, अद्भुत, और उनकी आवाज़ टूट गई। इस घटना के बाद नए छात्रों के बीच वांग टैंग की लोकप्रियता में भारी वृद्धि हुई। अब कोई भी उनका स्थान नहीं ले सकता था। स्थिति बर्फ के गोले की तरह बड़ी होती चली गई। सभी छात्र और प्रशिक्षक इसके बारे में बात कर रहे थे। इस मामले पर स्कूल के सभी बड़े मंचों, विभिन्न कक्षाओं के वीचैट समूहों और अन्य मैसेजिंग ऐप्स पर चर्चा हो रही थी। कई लोगों ने तो वांग टैंग की पूजा भी शुरू कर दी। इस युद्ध में वांग टैंग ने ज़ुओ ताई को मार डाला था और कई लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। हालांकि मार्शल आर्ट के छात्र होने के नाते उनकी सोच और दृष्टिकोण आम लोगों से अलग थे। यह एक निष्पक्ष लड़ाई थी शुरू से ही। एक बार जब आप अखाड़े में कदम रखते थे और मार्शल योद्धाओं की लड़ाई शुरू हो जाती थी तो आपको अपने जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखना होता था। मार्शल योद्धाओं के लिए क्षमता सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। वांग टैंग को पता नहीं था कि उनके पास पहले से ही प्रशंसकों का एक समूह था। दोपहर में डीन के कार्यालय में एक निश्चित कार्यालय में अध्यक्ष पेन युआनशान, 5 संकाय प्रमुख और स्कूल के उच्च अधिकारी सभी अंदर बैठे थे। वे दोपहर में हुई जीवन मृत्यु की लड़ाई पर चर्चा कर रहे थे। पेन युआनशान को अब सिरदर्द हो रहा था। उसने अपनी भौहें रगड़ी और चुपके से आह भरी। इस बेवकूफ़ लड़के वांग टैंग ने मेरे लिए इतनी बड़ी और परेशानी वाली बात खड़ी कर दी है। उसने वांग टैंग को धोखा दिया था और उसे चुनौती के इनाम के रूप में सैन्य उपाधि देने का वादा किया था क्योंकि वह वांग टैंग के अहंकारी व्यक्तित्व को दबाना चाहता था। वह चाहता था कि वांग टैंग को पता चले कि उससे ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली लोग भी हैं। ये सामान्य बात थी। NOVEL-B-IN.C ओम ज़्यादातर स्कूल अपने नए छात्रों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके सोचते थे। वे विशेष रूप से प्रतिभाशाली छात्रों का विशेष ध्यान रखते थे ताकि वे खुद को ज़्यादा न आंकें और स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को न जानें। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि जब वे दुनिया की खोज करने के लिए बाहर जाते थे तो वे उन लोगों को नाराज़ न करें जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए और इन लोगों द्वारा अपंग या पीट कर मार दिए जाएं। भले ही वांग टैंग की सैन्य उपाधि छीन ली गई हो, पेन युआनशान उसे तकलीफ नहीं होने देंगे। वह निश्चित रूप से भविष्य में उसकी भरपाई करेंगे। कौन जानता था कि वांग टैंग इतना अपमानजनक था। वह चालाक और दुष्ट भी था। उसने धीरे धीरे अपनी योग्यता का परिचय दिया, दूसरे वर्ष के छात्रों को मूर्ख बनाया। वे केवल तभी जान पाए कि वांग टैंग कितना शक्तिशाली था जब सभी उत्कृष्ट छात्र उससे हार गए। इस समय तक मामला हाथ से निकल चुका था। इसके अलावा ज़ुओ ताई और उनके प्रशिक्षक। एड्स बाय पब फ्यूचर, मुझे चेन जियांगमिंग पर दया आ रही है, किसी ने ठीक समय पर कहा। एक अन्य स्कूल नेता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इतने वर्षों के बाद भी वह अभी तक उस बाधा को पार नहीं कर पाया है। उस साल युद्ध के मैदान में वह बुरी तरह डर गया था। वापस लौटने के बाद वह वहां से बाहर नहीं निकल सका। इसके बजाय उसकी मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। यही कारण है कि वह 5 सितारा सैनिक स्तर पर अटका हुआ है और संसाधनों को छीनने के लिए उसे अपने छात्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई उसकी बेकारी पर गुस्सा था। उसका मार्शल आर्ट का रास्ता खत्म हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह ज़ुओ ताई को जीवन और मौत की लड़ाई में जाने की अनुमति नहीं देता। चेन जियांगमिंग ने आग में घी डालने का काम किया होगा, लेकिन अगर ज़ुओ ताई सहमत नहीं होते तो ये बेकार होता। कुल मिलाकर यह ज़ुओ ताई की अपनी पसंद थी। स्कूल में, खास तौर पर सैन्य अकादमी में, जीवन और मौत की लड़ाई देखना दुर्लभ था। कई छात्र भविष्य में युद्ध के मैदान में उतरेंगे, इसलिए वे साथी हो सकते हैं। इसलिए उनके लिए जीवन या मृत्यु की लड़ाई में एक दूसरे का सामना करना दुर्लभ था। दूसरे वर्ष के छात्र जिन्होंने शुरू में वांग टैंग को चुनौती दी थी, वे ज्यादा तार्किक थे। वे सिर्फ उसे चुनौती देना चाहते थे और उसे मारने का उनका कोई इरादा नहीं था। प्रशिक्षक चेन जियांगमिंग एक अपवाद थे। जब वह युद्ध के मैदान से लौटा तो उसने कुछ ऐसी चीजें अनुभव की जिससे उसकी मानसिकता टूट गई। समय के साथ उसकी मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। इन सभी वर्षों में वह अपने कुटिल तरीकों में डूबा हुआ था, खुद को बाहर निकालने में असमर्थ था। यह अवैध नहीं था, लेकिन यह उतना सही भी नहीं था। वह संसाधनों की तलाश के लिए खामियों का सहारा लेता था। इस बार संभवतः वांग टैंग ने उन्हें एक कोने में धकेल दिया था। उसने ज़ुओ ताई को आज जो वह है उसे निखारने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए थे। उसने अपनी सारी उम्मीदें उसी पर लगा रखी थीं। इसके अलावा इन संसाधनों में से आधे को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना भाग्य भी लगाया। ज़ुओ ताई ने भी चेन जियांगमिंग को निराश नहीं किया।
उसने असाधारण प्रतिभा दिखाई, इसलिए स्कूल ने भी उसे कई संसाधन उचित रूप से वितरित किए। अंत में उसे बहुत फायदा हुआ। लेकिन 5 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के लिए ये संसाधन पर्याप्त नहीं थे। हालांकि ज़ुओ ताई की प्रगति के आधार पर उसका भविष्य शानदार रहा होगा। उसके आगे एक उज्ज्वल भविष्य था। एक बार जब ज़ुओ ताई ने समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया तो चेन जियांगमिन को एहसान का वास्तविक प्रतिफल प्राप्त होगा। दुर्भाग्यवश वांग टैंग ने उनकी योजना में बाधा डाल दी। इसलिए चेन जियांगमिन शर्म से क्रोधित हो गया और मौके पर ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठा। उसने वांग टैंग को धमकी भी दी। आप कह सकते हैं कि मनुष्य होने के नाते कोई भी व्यक्ति गलतियां कर सकता है, लेकिन स्कूल के दूसरे प्रशिक्षक ऐसा नहीं करेंगे। अगर उनमें इतनी सहनशीलता भी नहीं है तो उन्हें हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी का प्रशिक्षक बनने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो लोग जीवन में उस मुकाम पर पहुंच चुके थे उनमें से ज्यादातर में मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति बहुत मजबूत थी। उनका अपना स्वाभिमान था और वे अपने हितों के लिए छात्रों से नहीं लड़ते थे। जहां तक जीवन और मृत्यु की लड़ाई का सवाल है तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। युद्धरत योद्धाओं की लड़ाई में हमेशा कोई न कोई घायल होता रहता था या मारा जाता था। मार्शल आर्ट की लड़ाई में कोई सही या गलत नहीं होता। अगर आप हार जाते हैं तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते। सभी को ये तर्क समझ में आ गया, इसलिए उन्हें नहीं लगा कि ज़ुओ ताई की हत्या करके वांग टैंग ने कुछ गलत किया था। पेंग युआनशान ने नीचे बैठे लोगों की तरफ देखा जो बिना किसी निष्कर्ष के चर्चा कर रहे थे। उसने अपना मुंह खोला और कहा, ठीक है, कृपया मुझे अपनी राय बताएं कि हमें चेन जियांगमिन की समस्या से कैसे निपटना चाहिए। स्कूल के नेता चुप हो गए। क्यों न हम उसकी प्रशिक्षक की उपाधि को खत्म कर दें, नेताओं में से एक ने झिझकते हुए कहा। तुरंत उनकी उपाधि को समाप्त करना थोड़ा ज्यादा लगता है न? चेन जियांगमिन कई सालों से हमारे स्कूल के प्रशिक्षक हैं, कम से कम उन्हें उनके प्रयासों के लिए श्रेय मिलना चाहिए। एक अन्य स्कूल लीडर इस सुझाव पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने सार्वजनिक रूप से एक छात्र को धमकाया है। यह मामला बड़ा या छोटा हो सकता है। अधिक गंभीर बात यह है कि इससे हमारे प्रशिक्षकों की छवि खराब हुई है। इसने हमारे प्रशिक्षकों की विश्वसनीयता को कम किया है। ये हमारे स्कूल के पूरे शिक्षण संकाय के लिए अच्छी बात नहीं है, छात्रों के डीन ने धीरे से कहा। क्या आप थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हैं? बूढ़े कियान की बातें सही हैं। यहाँ आते समय मैंने पहले ही कई नए छात्रों को हमारे प्रशिक्षकों से सवाल करते सुना है। सभी ने आह भरी। वे जानते थे कि चेन जियांगमिन की सजा से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, पेंग युआनशान ने कहा, यह कैसा रहेगा? हम चेन जियांगमिन की प्रशिक्षक उपाधि को बरकरार रखेंगे और उसे आधे साल के लिए जिंगवू महाद्वीप के युद्ध क्षेत्र में भेज देंगे। आधे साल बाद उसकी सजा उसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। बैठक खत्म हो गई है। अपनी बात समाप्त करने के बाद पेंग युआनशान तुरंत उठ खड़े हुए और कार्यालय कक्ष से बाहर चले गए। घटनास्थल पर मौजूद नेता पेंग युआनशान से पूछना चाहते थे कि वह वांग टैंग से कैसे निपटेगा। आखिरकार वांग टैंग ने बेहद डरावनी प्रतिभा दिखाई थी। स्कूल को उसे बहुत महत्व देना चाहिए। ओह ठीक है, मैंने पहले ही प्रिंसिपल को वांग टैंग के बारे में बता दिया है। हम पहले उसे शांत करेंगे और प्रिंसिपल के लौटने के बाद तय करेंगे कि उससे कैसे निपटना है। पेंग युआनशान ने दरवाजे पर पहुंचकर पलटकर उनसे कहा, फिर वो तेज कदमों से चला गया। उसने प्रिंसिपल को पहले ही बता दिया है। सभी लोग अचंभित थे। जाने से पहले उन्होंने धीमी आवाज में चर्चा की। सभी के मन में अलग अलग विचार थे। उस दिन शाम 5 बजे स्कूल ने चेन जियांगमिन के लिए सजा की घोषणा की। कई छात्रों ने चेन जियांगमिन को एक सैन्य पिकअप ट्रक में स्कूल से बाहर निकलते देखा। जब वह गाड़ी चलाकर जा रहा था तो उसका चेहरा चादर की तरह सफेद था। जिंगवू महाद्वीप का युद्ध क्षेत्र, ये पहली बार था जब कई नए छात्रों ने ये कुछ शब्द सुने थे। युद्ध के मैदान को अपनी आंखों से देखना तो दूर की बात थी, लड़ाई का मैदान। वे शब्द सुनकर ही जान जाते थे कि यह किस प्रकार का स्थान है। इसके अलावा चेन जियांगमिन और वरिष्ठों के भावों से यह बताना मुश्किल नहीं था कि जिंगवू महाद्वीप का युद्ध क्षेत्र उनकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक और डरावना था। स्कूल ने चेन जियांगमिन को वास्तव में बहुत बड़ी सजा दी थी। पहले तो कई नए छात्र स्कूल के शिक्षकों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे। उन्हें लगा कि चेन जियांगमिन ने एक छात्र को धमकाकर शिक्षक की नैतिकता का उल्लंघन किया है। कई लोग चिंतित थे। लेकिन अब नए छात्रों ने इस मुद्दे पर स्कूल के रवैये को अपनी आंखों से देखा था। उसे जिंगवू महाद्वीप के युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। वांग टैंग गहरी सोच में था क्योंकि उसके दिमाग में तरह तरह के अनुमान आ रहे थे। स्कूल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और चेन जियांगमिन को जिंगवू महाद्वीप के युद्ध के मैदान में भेज दिया। उन्होंने वांग टैंग को जवाब दिया। पहले तो वांग टैंग ने कहा कि वह चेन जियांगमिन के छात्रों को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन अब उनके लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल था। अगर वे मुझे नाराज नहीं करते तो मुझे उन्हें चुनौती पत्र देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उन्हें चुनौती दूंगा। अगर नहीं तो वे सोचेंगे कि मुझे धमकाना आसान है। वांग टैंग ने मन ही मन सोचा।
यदि वे फिर भी आते हैं और मुझे अपमानित करते हैं तो स्कूल मुझे उनके साथ जीवन मरण का द्वंद्व करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। अगले दिन सैन्य प्रशिक्षण का आखिरी दिन समाप्त हो गया। नए लोग थक चुके थे। वे अपने थके हुए शरीर को ऐसे घसीट रहे थे जैसे उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया हो। सौभाग्य से स्कूल ने उन्हें 2 दिन का आराम दिया ताकि वे स्वस्थ हो सकें। आधिकारिक कक्षाएं उसके बाद ही शुरू होंगी। हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी का प्रबंधन बहुत कड़ा था। नए छात्र केवल स्कूल में ही रह सकते थे, वे बाहर नहीं जा सकते थे। सौभाग्य से स्कूल में मनोरंजन के बहुत से साधन थे जिससे छात्र विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद ले सकें। साथ ही कई नए छात्रों ने पहले से ही साधना शुरू कर दी थी, उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वे शायद वांग टैंग से प्रेरित थे, इसलिए कई नए लोगों ने चुपचाप फैसला किया कि उन्हें जल्द से जल्द मार्शल योद्धा बनना चाहिए। भले ही वे वांग टैंग के बराबर न हो सकें, लेकिन उन्हें बहुत पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए सैन्य प्रशिक्षण के बाद नए विद्यार्थियों को जो कम संख्या में क्रेडिट प्राप्त हुए, उनका उपयोग विभिन्न प्रशिक्षण कक्षों में किया गया। स्कूल में कई उच्च श्रेणी की प्रशिक्षण सुविधाएं थीं और वे बहुत ही विशिष्ट थीं, जो किसी व्यक्ति की साधना के लिए बहुत मदद करती थीं। इस तथ्य के अलावा कि प्रत्येक उपयोग के लिए क्रेडिट की आवश्यकता थी, शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। वांग टैंग भी बहुत खुश था। जब नए छात्र प्रशिक्षण के लिए जाते थे तो वह जाकर विशेषताएं उठाता था। वह अपने क्रेडिट बचा सकता था और बड़ी संख्या में मुफ्त विशेषता बुलबुले प्राप्त कर सकता था। कितना अच्छा जीवन था। भाई टैंग, आप पहले से ही 2 स्टार मार्शल योद्धा हैं। क्या आप थोड़ा आराम कर सकते हैं? क्या आप हमें एक मौका दे सकते हैं? ठीक है, तुम वापस जाकर 2 दिन क्यों नहीं सो जाते? हमें तुमसे मिलने के लिए कुछ समय दो। होउ पिंगलियांग और उसके दोस्तों ने वांग टैंग की ओर देखा, जो उनके साथ प्रशिक्षण कक्षों की ओर जा रहा था। उनके चेहरे पर कड़वाहट थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनका जीवन निराशाजनक हो। पृथ्वी पर सबसे डरावनी चीज क्या थी? आपसे अधिक उत्कृष्ट लोग आपसे अधिक कठिन परिश्रम कर रहे हैं। गलत। सबसे डरावनी बात यह थी कि आपने सोचा था कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, आपने सोचा था कि वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन वह वास्तव में एक कीड़ा था। अध्याय 185। अनेक अनेक विशेषताएं। हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी में वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण भवन में सभी प्रकार के उपकरण मौजूद थे। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कक्ष थे, जिनमें गुरुत्वाकर्षण कक्ष, मशीनरी युद्ध कक्ष, प्रतिक्रिया परीक्षण कक्ष और कई अन्य शामिल थे। एक बार जब आप मार्शल योद्धा बन गए तो आपको हर समय खतरों का सामना करना पड़ेगा, जब तक कि आप वास्तविक युद्ध पथ पर चलने का विकल्प नहीं चुनते। खतरे आपकी भावनाओं पर विचार नहीं करेंगे, वे कहीं से भी आ सकते हैं और किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार मार्शल योद्धाओं को कई पहलुओं में प्रशिक्षित होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण भवन के कमरों को अलग अलग खतरों के अनुसार डिजाइन किया गया था। बेशक प्रशिक्षण कक्ष के पक्ष और विपक्ष दोनों थे। इसका लाभ यह था कि बार बार अभ्यास करने से मांसपेशियों की स्मृति काफी हद तक बढ़ सकती थी। नुकसान भी स्पष्ट था। इस तरह की रोबोटिक प्रैक्टिस बहुत कठोर थी। ये 2 मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई जितनी लचीली नहीं थी। लड़ाई के दौरान कुछ भी हो सकता था। कुछ मार्शल योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते थे। उस समय यह एक लड़ाई होगी कि कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है। तब आप क्या करेंगे? ये रोबोटिक ट्रेनिंग आपको अपने पैरों पर खड़े होकर सोचना नहीं सिखाएगी। अधिकांश नए छात्र मार्शल शिष्य थे, इसलिए प्रशिक्षण भवन में मार्शल शिष्यों के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। ये पहली मंजिल पर था। जब वे वहां पहुंचे तो वांग टेंग होउ पिंगलियांग और उसके दोस्तों से अलग हो गया और दूसरी मंजिल पर चला गया। होउ पिंगलियांग और उसके दोस्तों ने जब उसे लिफ्ट में प्रवेश करते देखा तो वे भावुक हो गए। हम सभी 9 साल की अनिवार्य शिक्षा से निकले हैं, वह इतना उत्कृष्ट क्यों है? सॉन्ग शुहांग ने आह भरी। लू शू ने कहा, शायद हमारी 9 साल की अनिवार्य शिक्षा झूठी थी। वांग टैंग। माहौल तब अजीब हो गया जब छात्र एक दूसरे को अवाक होकर देखने लगे। चलो अभ्यास के लिए चलें। जब वांग टैंग दूसरी मंजिल पर आया तो उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे छात्र थे। वे ज्यादातर दूसरे साल के छात्र थे। जब उन्होंने वांग टैंग को देखा तो वे सब भौंचक्के रह गए। इस लड़ाई का उन पर काफी प्रभाव पड़ा। दूसरे वर्ष के छात्रों में से आधे से भी कम, शायद उनमें से लगभग 40%, उससे नाखुश थे। उन्हें लगा कि ये चुनौतियां उनके लिए अपमानजनक थीं, जिससे वे सबकी नजरों में मजाक बन गए। अब जब स्कूल में अन्य छात्र और प्रशिक्षक उनके बैच के बारे में बात करते थे तो वे बेकाबू होकर अपना सिर हिलाते थे। कभी कभी जब आप एक ही बैच में होते थे तो आपको समान गौरव और अपमान का अनुभव होता था, विशेष रूप से सिद्धांत के प्रमुख मुद्दों के लिए। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग एक समान घृणा से भरे होंगे। हालांकि दूसरे वर्ष के कई छात्रों को इसकी परवाह नहीं थी। वास्तव में वे जुओ ताई के कार्यों को नीची नज़र से देखते थे। अगर वह अपने लालच में अंधा न होता तो घटनाओं की यह श्रृंखला नहीं होती। जो कुछ हुआ उसके लिए आप केवल वांग टैंग को दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने पहले ही उसका दरवाज़ा खटखटाया था। उसे जवाबी कार्रवाई करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं था?
कुछ लोगों का ध्यान मिशन पर था। इन अप्रस्तुत घटनाओं में भाग लेने के बजाय क्या ये बेहतर नहीं था कि अधिक कार्य किए जाएं और अधिक स्कूल क्रेडिट अर्जित किए जाएं? स्कूल क्रेडिट का उपयोग उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। यह सही रास्ता था। उनमें आमतौर पर कोई आंतरिक कलह नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा ये बस एक दूसरे से सीखने के लिए द्वंद्व युद्ध जैसी सामान्य चुनौतियां होती थीं। बस इतना ही था। स्कूल में जीवन मरण की लड़ाई पर रोक नहीं थी, क्योंकि मार्शल योद्धाओं की दुनिया स्कूल के वातावरण जितनी शांतिपूर्ण नहीं थी। बाहर आपके विरोधियों या दुश्मनों को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप छात्र हैं या नहीं। वे लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत से लड़ते थे और मुक्कों को रोकना मुश्किल था। लड़ाई के दौरान पीट पीट कर मर जाना एक सामान्य बात थी। स्कूल में जीवन मौत की लड़ाई में भले ही हताहत हुए हों, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं मरेंगे। हालांकि अगर स्कूल अपने सभी छात्रों को एक साथ बाहर भेज देता है तो यह उन्हें मौत के मुंह में धकेलने के समान होगा। जीवन मरण की यह लड़ाई स्कूल के छात्रों को मृत्यु के भय को समझाने के लिए थी। स्कूल को उम्मीद थी कि वे अपनी मानसिकता को जल्द से जल्द बदल सकेंगे ताकि जब वे बाहर जाएं तो स्वाभाविक रूप से अधिक सावधान रहें। वांग टैंग को दूसरे वर्ष के छात्रों की निगाहों की परवाह नहीं थी। वह सीधे पहले प्रशिक्षण कक्ष में चला गया जो गलियारे के ठीक सामने था। गुरुत्वाकर्षण कक्ष। जब वांग टैंग कमरे में प्रवेश करना चाहता था तो सिस्टम ने उसे यांत्रिक आवाज में याद दिलाया, कृपया अपना छात्र कार्ड स्कैन करें, 1 घंटे के लिए 2 क्रेडिट। वांग टैंग, उसे एहसास हुआ कि वह बहुत भोला था। क्रेडिट खर्च न करना असंभव था। शक्ति कक्ष पूरी तरह से बंद प्रशिक्षण कक्ष था। पूरा प्रशिक्षण कक्ष एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था। अगर वह अंदर जाना चाहता था तो उसे अपना छात्र कार्ड स्कैन करना पड़ता था। सौभाग्य से वांग टैंग ने इससे पहले 10 से ज़्यादा चुनौतियां स्वीकार की थीं, इसलिए अब उसके पास बहुत सारे क्रेडिट थे। उसके पास 1000 से ज़्यादा स्कूल क्रेडिट थे। क्या यह नए छात्रों के बीच करोड़पति बनने के लिए पर्याप्त नहीं था? ओ पिंगलियांग और उसके दोस्त हर समय उसके स्टूडेंट कार्ड पर नज़र रखते थे। वे चाहते थे कि वह उन्हें फिर से कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर ले जाए। आपके सपनों में एक बार का इलाज तो काफ़ी दर्दनाक था। क्या उन्होंने सोचा था कि वह दूसरी बार भी उनका इलाज करेगा? हम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उसे गुरुत्वाकर्षण कक्ष में जाना पड़ा। अच्छा, चूंकि ये 2 क्रेडिट था, इसलिए वह बस दर्द सहन करेगा और 2 क्रेडिट देगा। बिना हानि के कोई लाभ नहीं होगा। वांग टैंग ने अपना स्टूडेंट कार्ड निकाला और उसे सिस्टम पर स्कैन किया। बीप, स्टूडेंट कार्ड। दरवाज़ा खुला था। वांग टैंग दरवाज़ा धक्का देकर अंदर जाना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी भौहें तन गईं। NOVEL-B-IN.C ओम। इस दरवाजे को धक्का देना वाकई मुश्किल था। पहले तो उसने सिर्फ अपनी सामान्य शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन वह दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं हिला सका। उसे अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ी। वांग टैंग अब 3 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। फोर्स की सफाई के बाद उसका भौतिक शरीर बदल गया था, इसलिए उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई थी। इसके अलावा सैन्य प्रशिक्षण के दौरान शक्ति प्रशिक्षण भी होता था। नए खिलाड़ियों ने कई शक्ति गुण बुलबुले गिराए। वांग टैंग जब भी खाली होता उन्हें उठा लेता। संख्या काफ़ी बड़ी थी। अब उसकी सारी ताकत युद्ध शक्ति में बदल गई थी, इसलिए वांग टैंग को ठीक से पता नहीं था कि उसकी ताकत कितनी अधिक थी। उसने धीरे धीरे अपना बल बढ़ाया। उसे लगा कि वह गुरुत्वाकर्षण कक्ष का दरवाज़ा खोलने में तभी सफल हो पाया जब उसने उस पर 1000 किलोग्राम से ज़्यादा बल लगाया। ये थोड़ा दिलचस्प है। दरवाज़ा खोलने के लिए उसे 1000 किलोग्राम से ज़्यादा बल की ज़रूरत थी। तब कमरे में गुरुत्वाकर्षण कितना भारी था? जब वांग टैंग ने अंदर पैर रखा तो उसने तुरंत अपने कंधों और सिर पर भारी दबाव महसूस किया। यह एक मानक गुरुत्वाकर्षण कक्ष था। अधिकांश छात्र यहीं प्रशिक्षण लेते थे। हालांकि अलग अलग गुरुत्वाकर्षण कक्ष भी थे। आप अपनी इच्छानुसार गुरुत्वाकर्षण को बदल सकते थे जब तक आप इसे सहन कर सकें। बेशक इसके लिए अधिक क्रेडिट की आवश्यकता थी। ठीक है, इस गुरुत्वाकर्षण से मुझे कोई परेशानी नहीं है। वांग टैंग को लगा कि उस पर वजन का दबाव पड़ रहा है और उसे इसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लगा। फिर वह बेफिक्र होकर इधर उधर घूमने में सक्षम हो गया। गुरुत्वाकर्षण कक्ष में बहुत से छात्र कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन सभी के शरीर के चारों ओर एक बल की चमक थी। वे अपनी युद्ध तकनीकों का अभ्यास करने के लिए अपनी हथेली, मुट्ठी, तलवार या ब्लेड का इस्तेमाल करते थे। एक पल में वांग टैंग ने मार्शल आर्ट संकाय के माहौल को पहली बार महसूस किया। एक युद्ध योद्धा को यही करना चाहिए। बेशक जल्द ही उसकी निगाहें जमीन के ऊपर तैरते विशेषता बुलबुलों की पंक्तियों की ओर आकर्षित हो गईं। लकड़ी बल तारांकन 3, अग्नि बल तारांकन 5, पृथ्वी बल तारांकन 3, अल्पविराम। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी। ये सभी 5 तत्वों की शक्तियां थीं। यह अफसोस की बात थी कि कोई उत्परिवर्तित शक्तियां नहीं थीं, लेकिन उसे संतुष्ट रहना सीखना था। वहां बहुत सारे विशेषता बुलबुले थे। वह उन्हें उठाता रहा। जल बल तारांकन 2, धातु बल तारांकन 1, अल्पविराम। धीरे धीरे वांग टैंग को एक समस्या का एहसास हुआ। अरे, वे सभी बल युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं,
लेकिन उनमें से किसी ने भी किसी भी युद्ध तकनीक की विशेषता को नहीं छोड़ा। क्यों क्यों? वांग टैंग उदास हो गया। पहले तो जब उसने इतने सारे लोगों को बल युद्ध तकनीक का अभ्यास करते देखा तो उसने सोचा कि वो कुछ गुण सीख पाएगा। अंततः कुछ भी नहीं था, ये सब उसकी मनगढ़ंत कल्पना थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जाहिर है, बल युद्ध तकनीक विशेषताएं इतनी आसानी से नहीं गिरेंगी। सिस्टम इसकी कठिनाई बढ़ा रहा था, लानत है। वांग टैंग पूरी सुबह गुरुत्वाकर्षण कक्ष में रहे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा गिराए जाने वाले विशेषता बुलबुले की संख्या सीमित थी। वे प्रशिक्षण के दौरान बुलबुले गिराते थे, लेकिन यह अंतहीन धारा नहीं थी। वांग टैंग ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी युद्ध तकनीकों का अभ्यास किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके विशेषता बुलबुले को ऊपर खींच लिया और उन्हें उठा लिया। दोपहर में वह होऊ पिंगलियांग और उसके दोस्तों से मिला और दोपहर का भोजन करने के लिए कैफेटेरिया चला गया। फिर वांग टैंग दूसरे प्रशिक्षण कक्ष में चला गया, मशीनरी मुकाबला कक्ष। जब वांग टैंग ने मशीनरी युद्ध कक्ष में प्रवेश किया तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पहले तो उसने सोचा कि मशीनरी कॉम्बैट रूम एक ऐसी जगह है जहां वह रोबोट से लड़ सकता है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंदर की मशीनरी के टुकड़े रूम गुड़िया होंगे जो असली इंसानों की तरह दिखते हैं। वांग टैंग को अचानक जिंगवू महाद्वीप में देखी गई स्टील की गुड़िया याद आ गई। ये स्पष्ट रूप से जिंगवू महाद्वीप से चली आ रही रून तकनीक थी। छात्रों के प्रशिक्षण के लिए इसका उपयोग करना एक अच्छा विचार था। रून गुड़िया पूरी तरह से स्टील से बनी थीं। उनकी हरकतें इंसानों जितनी फुर्तीली नहीं थीं, लेकिन वे हिट के लिए बेहद प्रतिरोधी थीं। साथ ही उनकी विस्फोटक शक्ति भी मजबूत थी। वे कुछ बल हमले भी शुरू करने में सक्षम थे। इन रून गुड़ियाओं के साथ लड़ने पर कोई भी अपना अनुभव बढ़ा सकता था। वांग टैंग ने कमरे को स्कैन किया। अग्नि बल 2, लकड़ी बल 3, धातु बल 1। वांग टैंग ने खुशी खुशी विशेषता वाले बुलबुले उठाए। अचानक उसने एक छात्र को रून गुड़िया से टकराने के बाद उड़ते हुए देखा। छात्र से 2 विशेषता वाले बुलबुले गिरे। पृथ्वी बल 5, रेजिंग बुल स्किल 1। वांग टैंग एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया, फिर वह प्रसन्न हो गया। एक पृथ्वी बल कौशल शास्त्र। भाई, तुम ये कर सकते हो? ये ऑपरेशन थोड़ा अप्रत्याशित है। वांग टैंग ने जल्दी से बुलबुला उठाया। उसके दिमाग में एक छोटी सी पीली आकृति उभरी। वह आकृति अपने शरीर से एक विशाल चट्टान से टकराई, जिससे उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया। उसी समय उसके शरीर में बल का संचार मार्ग प्रकट हुआ। यह एक शारीरिक प्रशिक्षण शास्त्र था। इसके अलावा यह एक अंधकार में स्तर का उच्च कोटि का धर्मग्रंथ था। वांग टैंग ने उस मांसल युवक को देखा जो जमीन से ऊपर चढ़ा और उसके सामने रून गुड़िया पर हमला करना जारी रखा। रून गुड़िया ने पलक नहीं झपकाए। उसकी आंखें चमक रही थीं। रून गुड़िया की बात अच्छी थी। वे केवल तभी जवाबी हमला करते थे जब कोई उन पर हमला करता था। एक बार जब दूसरा पक्ष लड़ाई बंद कर देता था तो वे शांत हो जाते थे। अब जब बलवान युवक ने आक्रमण करना शुरू किया तो रून गुड़िया भी हिलने लगी। वो बलिष्ठ युवक रून गुड़िया से टकराता रहा। उसने गुड़िया पर हमला करने के लिए अपने भौतिक शरीर का इस्तेमाल किया और रून गुड़िया को सीधे उस पर वार करने दिया। उनकी लड़ाई के परिणामस्वरूप भयावह धमाके हुए। सिर्फ आवाज ही किसी को दर्द का एहसास कराने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन युवक ने दांत पीस लिए और कोई आवाज नहीं निकाली। वह गुड़िया की पिटाई को बलपूर्वक सहन करता रहा। वांग टैंग अपने दिल में अच्छे साथी कहने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने जमीन पर गिरे हुए विशेषता बुलबुले उठाए। पृथ्वी बल 3, रेजिंग बुल स्किल 3। जब भाग्य आया तो वह झुंड में आया। वांग टैंग एक तरफ खड़ा होकर उसे बहुत देर तक देखता रहा। वह तब तक देखता रहा जब तक कि युवक को यह बर्दाश्त नहीं हो गया और उसने स्वेच्छा से रुक गया। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। रायपुर की महिला इस आई संचालित स्टॉक विश्लेषण टूल से अमीर बन गई। बेटे, क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई व्यक्ति साधना कर रहा हो तो तुम उसकी ओर नहीं देख सकते? ताकतवर युवक ने मुड़कर वांग टैंग की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए उससे बात की। ओह, मैं वास्तव में यह नहीं जानता था, वांग टैंग ने लापरवाही से उत्तर दिया। चेंग वू को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल इस तरह की ट्रेनिंग से कोई भी कुछ नहीं देख पाता। अगर उसके पास छिपाने के लिए कुछ होता तो वह सार्वजनिक ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग नहीं करता। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा दोस्त, तुम वाकई हिम्मत वाले हो। तुम एक प्रशिक्षक से भी बात करने की हिम्मत रखते हो। वो बलिष्ठ युवक मार्शल आर्ट क्लब का चेंग वू था। आप कौन हैं? वांग टैंग को लगा कि दूसरा पक्ष उससे काफी परिचित लग रहा था, इसलिए उसने असमंजस में उससे पूछा, मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद है, चलो दोस्त बनो। मैं मार्शल आर्ट क्लब से चेंग वू हूँ। मैं अपने 3रे वर्ष में हूँ और मैं 3 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा हूँ, चेंग वू ने मुस्कुराते हुए कहा। चेंग वू, वांग टैंग ने अपने दिल में दोहराया। वो मुस्कुराया और अपना परिचय देना चाहा, मैं वांग टैंग हूँ। हालांकि चेंग वू ने उसे सीधे टोक दिया, मुझे पता है, आप नए छात्रों के राजा हैं, अपना परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप अब वास्तव में प्रसिद्ध हैं। मुझे लगता है कि स्कूल में हर कोई जानता है कि आप कौन हैं। मुझे लगता है कि मैं कुख्यात हूँ, वांग टैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हा, तुम वाकई दिलचस्प हो। चेंग वू ने हंसते हुए वांग टैंग को मुक्का मारा। हालांकि वांग टैंग ने टालमटोल नहीं किया। इससे चेंग वू की आंखें चमक उठीं। उसने साफ कहा, तुम कुख्यात नहीं हो। हालांकि शक्तिशाली लोग दूसरों से सम्मान और भय प्राप्त करेंगे। तुम कमजोरों के झुंड में सबसे शक्तिशाली हो, इसलिए ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। मजबूत बनने का रास्ता कुछ इस तरह है। मेरी तरफ देखो। बहुत से लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे कुछ नहीं कर सकते। अंत में आपकी अपनी क्षमता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चाहे दूसरे लोग तुम्हें डांटें या नापसंद करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मार्शल आर्ट क्लब में तुम्हारा आवेदन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था। एक बार जब तुम मार्शल आर्ट क्लब में प्रवेश कर जाओगे तो तुम बाहरी व्यक्ति नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे मजबूत होने का इंतजार करूंगा। उस समय चलो एक द्वंद्व युद्ध करते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ा और चला गया। उसके काम करने के तरीके और बोलने के तरीके से यह समझना मुश्किल नहीं था कि वह कितना गुस्सैल था। ये चेंग वू एक खुरदुरा दिखने वाला और खुशमिजाज युवक लगता है, लेकिन वह वास्तव में उदार और खुले दिल का है। वह झुओ ताई जैसे लोगों से ज्यादा मजबूत है। लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि मैंने चुपके से उसका रेजिंग बुल स्किल सीख लिया है, तो क्या वह मुझ पर गुस्सा होगा? वांग टेंग ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ सोचा। वह प्रशिक्षण कक्ष में घूमता रहा। दुर्भाग्य से वह कोई अन्य युद्ध तकनीक या शास्त्र प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। उसने केवल बल विशेषताएं ही प्राप्त की। 2 घंटे बाद वांग टैंग प्रतिक्रिया परीक्षण कक्ष में गया। बीप, स्टूडेंट कार्ड। वो अपना कार्ड स्कैन करने के बाद अंदर गया। प्रतिक्रिया परीक्षण कक्ष के दर्शन ने वांग टैंग के दृष्टिकोण को फिर से व्यापक बना दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आपकी गति, फुटवर्क और प्रतिक्रिया गति का अभ्यास करने का स्थान था। इस क्षेत्र में कई खंड थे और लोग पहले से ही प्रशिक्षण ले रहे थे। खंडों में कई लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। सभी को अलग अलग सरणी में व्यवस्थित किया गया था, जिसमें क्विंकुंशियल स्टेक, 8 ट्रिग्राम स्टेक, जियुगोंग स्टेक और कई अन्य शामिल थे। सभी प्रकार के कठिनाई स्तर थे। ये दांव उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत थी। मार्शल आर्ट के युग में प्रवेश करने के बाद इस विरासत का अचानक बहुत उपयोग होने लगा। वांग टैंग ने खंभों पर ध्यान दिया। उसने देखा कि ये लकड़ी के खंभे एक ही जगह पर नहीं टिके थे। संभवतः जमीन के नीचे कोई ऐसा उपकरण था जिससे लकड़ी के खंभे अपनी स्थिति बदलते रहते थे। इससे कठिनाई एक नए स्तर पर पहुंच गई। यहाँ तक कि सामने से प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गईं। जब छात्र को गोली लगती थी तो डिवाइस उसे रिकॉर्ड कर लेती थी और छात्र की प्रतिक्रिया के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए लगी गोलियों की संख्या का उपयोग करती थी। गति तारांकन 5, गति 3। बहुत बड़ी संख्या में गति गुण फर्श पर गिरे हुए थे। वांग टैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन सभी को इकट्ठा किया और उन्हें उठा लिया। एक क्षण में उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है। चलो एक राउंड खेलते हैं। वांग टैंग की आंखें चमक उठीं। वो लकड़ी के खाली खंभों वाले हिस्से की ओर चला गया। जियुगोंग दांव, कठिनाई को शुरुआती, मध्यवर्ती, उन्नत और दुस्वप्न स्तरों में विभाजित किया गया था। वांग टैंग ने उन्नत स्तर चुना। लकड़ी के खंभे तुरंत घूमने लगे। उसने गहरी सांस ली और अनुभाग में कदम रखा। वूश! उसने अपने स्टेप्स ऑफ गेल का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने बुनियादी फुटवर्क का प्रदर्शन किया और उसका पूरा शरीर उड़ने लगा। वह लकड़ी के खंभों के बीच आगे पीछे घूमता रहा, जिससे केवल उसकी छाया ही बची रही। अचानक उसके सामने की दीवार से प्लास्टिक की गोली निकली। वांग टैंग को तेज रफ्तार वाली गोलियों से बचते हुए लकड़ी के खंभों में हो रहे बदलावों के प्रति सचेत रहना था। 10 मिनट से अधिक समय बाद वांग टैंग जियुगोंग के मैदान से बाहर चले गए। उन्नत स्तर अभी भी ठीक है। उन्होंने सफलतापूर्वक लेवल पास कर लिया। लेवल पार करते समय उन्होंने एक भी लकड़ी के खंभे को नहीं छुआ। हालांकि उन्हें 3 गोलियां लगीं। उनकी प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन 94 अंक किया गया। वांग टैंग ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसे लगा कि यह परिणाम अपेक्षित था। हालांकि उसके पास से गुजरने वाले छात्र दंग रह गए। ये है वांग टैंग। इस साथी ने उन्नत स्तर के जियुगोंग दांव के लिए 94 अंक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। हे भगवान! अरे, क्या वो अभी भी इंसान है? आप उन्हें उपद्रव मचाने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्नत स्तर पर शुरुआत करना कठिन था। स्कूल में 2 स्टार मार्शल योद्धाओं द्वारा उच्चतम रिकॉर्ड 91 अंक था। वांग टैंग ने बस ऐसे ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। अध्याय 185। अनेक विशेषताएं। हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी में वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण भवन में सभी प्रकार के उपकरण मौजूद थे। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कक्ष थे, जिनमें गुरुत्वाकर्षण कक्ष, मशीनरी युद्ध कक्ष, प्रतिक्रिया परीक्षण कक्ष और कई अन्य शामिल थे।
एक बार जब आप मार्शल योद्धा बन गए तो आपको हर समय खतरों का सामना करना पड़ेगा जब तक कि आप वास्तविक युद्ध पथ पर चलने का विकल्प नहीं चुनते। खतरे आपकी भावनाओं पर विचार नहीं करेंगे, वे कहीं से भी आ सकते हैं और किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार मार्शल योद्धाओं को कई पहलुओं में प्रशिक्षित होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण भवन के कमरों को अलग अलग खतरों के अनुसार डिजाइन किया गया था। बेशक प्रशिक्षण कक्ष के पक्ष और विपक्ष दोनों थे। इसका लाभ यह था कि बार बार अभ्यास करने से मांसपेशियों की स्मृति काफी हद तक बढ़ सकती थी। नुकसान भी स्पष्ट था। इस तरह की रोबोटिक प्रैक्टिस बहुत कठोर थी। ये दो मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई जितनी लचीली नहीं थी। लड़ाई के दौरान कुछ भी हो सकता था। कुछ मार्शल योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते थे। उस समय यह एक लड़ाई होगी कि कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है। तब आप क्या करेंगे? ये रोबोटिक ट्रेनिंग आपको अपने पैरों पर खड़े होकर सोचना नहीं सिखाएगी। अधिकांश नए छात्र मार्शल शिष्य थे, इसलिए प्रशिक्षण भवन में मार्शल शिष्यों के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। ये पहली मंजिल पर था। जब वे वहां पहुंचे तो वांग टेंग होउ पिंगलियांग और उसके दोस्तों से अलग हो गया और दूसरी मंजिल पर चला गया। होउ पिंगलियांग और उसके दोस्तों ने जब उसे लिफ्ट में प्रवेश करते देखा तो वे भावुक हो गए। हम सभी 9 साल की अनिवार्य शिक्षा से निकले हैं, वह इतना उत्कृष्ट क्यों है? सॉन्ग शुहांग ने आह भरी। लू शू ने कहा, शायद हमारी 9 साल की अनिवार्य शिक्षा झूठी थी। वांग टैंग, माहौल तब अजीब हो गया जब छात्र एक दूसरे को अवाक होकर देखने लगे। चलो अभ्यास के लिए चलें। जब वांग टैंग दूसरी मंजिल पर आया तो उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे छात्र थे। वे ज्यादातर दूसरे साल के छात्र थे। जब उन्होंने वांग टैंग को देखा तो वे सब भौंचक्के रह गए। इस लड़ाई का उन पर काफी प्रभाव पड़ा। दूसरे वर्ष के छात्रों में से आधे से भी कम, शायद उनमें से लगभग 40% उससे नाखुश थे। उन्हें लगा कि ये चुनौतियां उनके लिए अपमानजनक थीं, जिससे वे सबकी नज़रों में मजाक बन गए। अब जब स्कूल में अन्य छात्र और प्रशिक्षक उनके बैच के बारे में बात करते थे तो वे बेकाबू होकर अपना सिर हिलाते थे। कभी कभी जब आप एक ही बैच में होते थे तो आपको समान गौरव और अपमान का अनुभव होता था, विशेष रूप से सिद्धांत के प्रमुख मुद्दों के लिए। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग एक समान घृणा से भरे होंगे। हालांकि दूसरे वर्ष के कई छात्रों को इसकी परवाह नहीं थी। वास्तव में वे जुओ ताई के कार्यों को नीची नज़र से देखते थे। अगर वह अपने लालच में अंधा न होता तो घटनाओं की यह श्रृंखला नहीं होती। जो कुछ हुआ उसके लिए आप केवल वांग टैंग को दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने पहले ही उसका दरवाज़ा खटखटाया था। उसे जवाबी कार्रवाई करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं था? कुछ लोगों का ध्यान मिशन पर था। इन अप्रस्तुत घटनाओं में भाग लेने के बजाय क्या ये बेहतर नहीं था कि अधिक कार्य किए जाएं और अधिक स्कूल क्रेडिट अर्जित किए जाएं? स्कूल क्रेडिट का उपयोग उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। यह सही रास्ता था। उनमें आमतौर पर कोई आंतरिक कलह नहीं होती थी। ज्यादा से ज्यादा ये बस एक दूसरे से सीखने के लिए द्वंद्व युद्ध जैसी सामान्य चुनौतियां होती थीं। बस इतना ही था। स्कूल में जीवन मरण की लड़ाई पर रोक नहीं थी, क्योंकि मार्शल योद्धाओं की दुनिया स्कूल के वातावरण जितनी शांतिपूर्ण नहीं थी। बाहर आपके विरोधियों या दुश्मनों को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप छात्र हैं या नहीं। वे लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत से लड़ते थे और मुक्कों को रोकना मुश्किल था। लड़ाई के दौरान पीट पीट कर मर जाना एक सामान्य बात थी। स्कूल में जीवन मौत की लड़ाई में भले ही हताहत हुए हों, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं मरेंगे। हालांकि अगर स्कूल अपने सभी छात्रों को एक साथ बाहर भेज देता है तो यह उन्हें मौत के मुंह में धकेलने के समान होगा। जीवन मरण की यह लड़ाई स्कूल के छात्रों को मृत्यु के भय को समझाने के लिए थी। स्कूल को उम्मीद थी कि वे अपनी मानसिकता को जल्द से जल्द बदल सकेंगे ताकि जब वे बाहर जाएं तो स्वाभाविक रूप से अधिक सावधान रहें। वांग टैंग को दूसरे वर्ष के छात्रों की निगाहों की परवाह नहीं थी। वह सीधे पहले प्रशिक्षण कक्ष में चला गया जो गलियारे के ठीक सामने था। गुरुत्वाकर्षण कक्ष। जब वांग टैंग कमरे में प्रवेश करना चाहता था तो सिस्टम ने उसे यांत्रिक आवाज में याद दिलाया, कृपया अपना छात्र कार्ड स्कैन करें, 1 घंटे के लिए 2 क्रेडिट। वांग टैंग, उसे एहसास हुआ कि वह बहुत भोला था। क्रेडिट खर्च न करना असंभव था। शक्ति कक्ष पूरी तरह से बंद प्रशिक्षण कक्ष था। पूरा प्रशिक्षण कक्ष एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था। अगर वह अंदर जाना चाहता था तो उसे अपना छात्र कार्ड स्कैन करना पड़ता था। सौभाग्य से वांग टैंग ने इससे पहले 10 से ज्यादा चुनौतियां स्वीकार की थीं, इसलिए अब उसके पास बहुत सारे क्रेडिट थे। उसके पास 1000 से ज्यादा स्कूल क्रेडिट थे। क्या यह नए छात्रों के बीच करोड़पति बनने के लिए पर्याप्त नहीं था? ओ पिंगलियांग और उसके दोस्त हर समय उसके स्टूडेंट कार्ड पर नजर रखते थे। वे चाहते थे कि वह उन्हें फिर से कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर ले जाए। आपके सपनों में एक बार का इलाज तो काफी दर्दनाक था। क्या उन्होंने सोचा था कि वह दूसरी बार भी उनका इलाज करेगा? हालांकि उसे गुरुत्वाकर्षण कक्ष में जाना पड़ा। अच्छा, चूंकि ये 2 क्रेडिट था, इसलिए वह बस दर्द सहन करेगा और 2 क्रेडिट देगा। बिना हानि के कोई लाभ नहीं होगा। वांग टैंग ने अपना स्टूडेंट कार्ड निकाला और उसे सिस्टम पर स्कैन किया।
बीप, स्टूडेंट कार्ड। दरवाज़ा खुला था। वांग टैंग दरवाज़ा धक्का देकर अंदर जाना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी भौहें तन गईं। NOVEL-B-IN.C ओम। इस दरवाजे को धक्का देना वाकई मुश्किल था। पहले तो उसने सिर्फ अपनी सामान्य शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन वह दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं हिला सका। उसे अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ी। वांग टैंग अब 3 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। फोर्स की सफाई के बाद उसका भौतिक शरीर बदल गया था, इसलिए उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई थी। इसके अलावा सैन्य प्रशिक्षण के दौरान शक्ति प्रशिक्षण भी होता था। नए खिलाड़ियों ने कई शक्ति गुण बुलबुले गिराए। वांग टैंग जब भी खाली होता उन्हें उठा लेता। संख्या काफी बड़ी थी। अब उसकी सारी ताकत युद्ध शक्ति में बदल गई थी, इसलिए वांग टैंग को ठीक से पता नहीं था कि उसकी ताकत कितनी अधिक थी। उसने धीरे धीरे अपना बल बढ़ाया। उसे लगा कि वह गुरुत्वाकर्षण कक्ष का दरवाज़ा खोलने में तभी सफल हो पाया जब उसने उस पर 1000 किलोग्राम से ज़्यादा बल लगाया। ये थोड़ा दिलचस्प है। दरवाज़ा खोलने के लिए उसे 1000 किलोग्राम से ज़्यादा बल की ज़रूरत थी। तब कमरे में गुरुत्वाकर्षण कितना भारी था? जब वांग टैंग ने अंदर पैर रखा तो उसने तुरंत अपने कंधों और सिर पर भारी दबाव महसूस किया। यह एक मानक गुरुत्वाकर्षण कक्ष था। अधिकांश छात्र यहीं प्रशिक्षण लेते थे। हालांकि अलग अलग गुरुत्वाकर्षण कक्ष भी थे। आप अपनी इच्छानुसार गुरुत्वाकर्षण को बदल सकते थे जब तक आप इसे सहन कर सकें। बेशक इसके लिए अधिक क्रेडिट की आवश्यकता थी। ठीक है, इस गुरुत्वाकर्षण से मुझे कोई परेशानी नहीं है। वांग टैंग को लगा कि उस पर वजन का दबाव पड़ रहा है और उसे इसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लगा। फिर वह बेफिक्र होकर इधर उधर घूमने में सक्षम हो गया। गुरुत्वाकर्षण कक्ष में बहुत से छात्र कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन सभी के शरीर के चारों ओर एक बल की चमक थी। वे अपनी युद्ध तकनीकों का अभ्यास करने के लिए अपनी हथेली, मुट्ठी, तलवार या ब्लेड का इस्तेमाल करते थे। एक पल में वांग टैंग ने मार्शल आर्ट संकाय के माहौल को पहली बार महसूस किया। एक युद्ध योद्धा को यही करना चाहिए। बेशक जल्द ही उसकी निगाहें जमीन के ऊपर तैरते विशेषता बुलबुलों की पंक्तियों की ओर आकर्षित हो गईं। लकड़ी बल 3, अग्नि बल 5, पृथ्वी बल 3। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, ये सभी 5 तत्वों की शक्तियां थीं। यह अफसोस की बात थी कि कोई उत्परिवर्तित शक्तियां नहीं थीं, लेकिन उसे संतुष्ट रहना सीखना था। वहां बहुत सारे विशेषता बुलबुले थे, वो उन्हें उठाता रहा। जल बल 2, धातु बल 1। धीरे धीरे वांग टैंग को एक समस्या का एहसास हुआ। अरे, वे सभी बल युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी किसी भी युद्ध तकनीक की विशेषता को नहीं छोड़ा। क्यों? वांग टैंग उदास हो गया। पहले तो जब उसने इतने सारे लोगों को बल युद्ध तकनीक का अभ्यास करते देखा तो उसने सोचा कि वो कुछ गुण सीख पाएगा। अंततः कुछ भी नहीं था। ये सब उसकी मनगढ़ंत कल्पना थी। जाहिर है, बल युद्ध तकनीक विशेषताएं इतनी आसानी से नहीं गिरेंगी। सिस्टम इसकी कठिनाई बढ़ा रहा था। लानत है। वांग टैंग पूरी सुबह गुरुत्वाकर्षण कक्ष में रहे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा गिराए जाने वाले विशेषता बुलबुले की संख्या सीमित थी। वे प्रशिक्षण के दौरान बुलबुले गिराते थे, लेकिन यह अंतहीन धारा नहीं थी। वांग टैंग ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी युद्ध तकनीकों का अभ्यास किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके विशेषता बुलबुले को ऊपर खींच लिया और उन्हें उठा लिया। दोपहर में वह होउ पिंगलियांग और उसके दोस्तों से मिला और दोपहर का भोजन करने के लिए कैफेटेरिया चला गया। फिर वांग टैंग दूसरे प्रशिक्षण कक्ष में चला गया। मशीनरी मुकाबला कक्ष। जब वांग टैंग ने मशीनरी युद्ध कक्ष में प्रवेश किया तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पहले तो उसने सोचा कि मशीनरी कॉम्बैट रूम एक ऐसी जगह है जहां वह रोबोट से लड़ सकता है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंदर की मशीनरी के टुकड़े रूम गुड़िया होंगे जो असली इंसानों की तरह दिखते हैं। वांग टैंग को अचानक जिंगवू महाद्वीप में देखी गई स्टील की गुड़िया याद आ गई। ये स्पष्ट रूप से जिंगवू महाद्वीप से चली आ रही रून तकनीक थी। छात्रों के प्रशिक्षण के लिए इसका उपयोग करना एक अच्छा विचार था। रून गुड़िया पूरी तरह से स्टील से बनी थीं। उनकी हरकतें इंसानों जितनी फुर्तीली नहीं थीं, लेकिन वे हिट के लिए बेहद प्रतिरोधी थीं। साथ ही उनकी विस्फोटक शक्ति भी मजबूत थी। वे कुछ बल हमले भी शुरू करने में सक्षम थे। इन रून गुड़ियाओं के साथ लड़ने पर कोई भी अपना अनुभव बढ़ा सकता था। वांग टैंग ने कमरे को स्कैन किया। अग्नि बल 2, लकड़ी बल 3, धातु बल 1। वांग टैंग ने खुशी खुशी विशेषता वाले बुलबुले उठाए। अचानक उसने एक छात्र को रून गुड़िया से टकराने के बाद उड़ते हुए देखा। छात्र से 2 विशेषता वाले बुलबुले गिरे। पृथ्वी बल 5, रेजिंग बुल स्किल 1। वांग टैंग, एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया, फिर वह प्रसन्न हो गया। एक पृथ्वी बल कौशल शास्त्र। भाई, तुम ये कर सकते हो? ये ऑपरेशन थोड़ा अप्रत्याशित है। वांग टैंग ने जल्दी से बुलबुला उठाया। उसके दिमाग में एक छोटी सी पीली आकृति उभरी। वह आकृति अपने शरीर से एक विशाल चट्टान से टकराई, जिससे उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया। उसी समय उसके शरीर में बल का संचार मार्ग प्रकट हुआ। यह एक शारीरिक प्रशिक्षण शास्त्र था। इसके अलावा यह एक अंधकार में स्तर का उच्च कोटि का धर्मग्रंथ था।
वांग टैंग ने उस मांसल युवक को देखा जो जमीन से ऊपर चढ़ा और उसके सामने रून गुड़िया पर हमला करना जारी रखा। रून गुड़िया ने पलक नहीं झपकाई, उसकी आंखें चमक रही थीं। रून गुड़िया की बात अच्छी थी, वे केवल तभी जवाबी हमला करते थे जब कोई उन पर हमला करता था। एक बार जब दूसरा पक्ष लड़ाई बंद कर देता था तो वे शांत हो जाते थे। अब जब बलवान युवक ने आक्रमण करना शुरू किया तो रून गुड़िया भी हिलने लगी। वो बलिष्ठ युवक रून गुड़िया से टकराता रहा। उसने गुड़िया पर हमला करने के लिए अपने भौतिक शरीर का इस्तेमाल किया और रून गुड़िया को सीधे उस पर वार करने दिया। उनकी लड़ाई के परिणामस्वरूप भयावह धमाके हुए। सिर्फ आवाज़ ही किसी को दर्द का एहसास कराने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन युवक ने दांत पीस लिए और कोई आवाज़ नहीं निकाली। वो गुड़िया की पिटाई को बलपूर्वक सहन करता रहा। वांग टैंग अपने दिल में अच्छे साथी कहने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने जमीन पर गिरे हुए विशेषता बुलबुले उठाए। पृथ्वी बल 3 रेजिंग बुल स्किल 3 जब भाग्य आया तो वह झुंड में आया। वांग टैंग एक तरफ खड़ा होकर उसे बहुत देर तक देखता रहा। वह तब तक देखता रहा जब तक कि युवक को यह बर्दाश्त नहीं हो गया और उसने स्वेच्छा से रुक गया। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। रायपुर की महिला इस आई संचालित स्टॉक विश्लेषण टूल से अमीर बन गई। बेटे, क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई व्यक्ति साधना कर रहा हो तो तुम उसकी ओर नहीं देख सकते? ताकतवर युवक ने मुड़कर वांग टैंग की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए उससे बात की। ओह, मैं वास्तव में यह नहीं जानता था, वांग टैंग ने लापरवाही से उत्तर दिया। चेंग वू को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल इस तरह की ट्रेनिंग से कोई भी कुछ नहीं देख पाता। अगर उसके पास छिपाने के लिए कुछ होता तो वह सार्वजनिक ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग नहीं करता। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा दोस्त, तुम वाकई हिम्मत वाले हो। तुम एक प्रशिक्षक से भी बात करने की हिम्मत रखते हो। वो बलिष्ठ युवक मार्शल आर्ट क्लब का चेंग वू था। आप कौन हैं? वांग टैंग को लगा कि दूसरा पक्ष उससे काफी परिचित लग रहा था, इसलिए उसने असमंजस में उससे पूछा, मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद है, चलो दोस्त बनो। मैं मार्शल आर्ट क्लब से चेंग वू हूँ। मैं अपने 3रे वर्ष में हूँ और मैं 3 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा हूँ, चेंग वू ने मुस्कुराते हुए कहा। चेंग वू, वांग टैंग ने अपने दिल में दोहराया। वो मुस्कुराया और अपना परिचय देना चाहा, मैं वांग टैंग हूँ। हालांकि चेंग वू ने उसे सीधे टोक दिया, मुझे पता है, आप नए छात्रों के राजा हैं, अपना परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अब वास्तव में प्रसिद्ध हैं। मुझे लगता है कि स्कूल में हर कोई जानता है कि आप कौन हैं। मुझे लगता है कि मैं कुख्यात हूँ, वांग टैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हा हा हा, तुम वाकई दिलचस्प हो। चेंग वू ने हंसते हुए वांग टैंग को मुक्का मारा। हालांकि वांग टैंग ने टालमटोल नहीं किया। इससे चेंग वू की आंखें चमक उठीं। उसने साफ कहा, तुम कुख्यात नहीं हो। हालांकि शक्तिशाली लोग दूसरों से सम्मान और भय प्राप्त करेंगे। तुम कमजोरों के झुंड में सबसे शक्तिशाली हो, इसलिए ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। मजबूत बनने का रास्ता कुछ इस तरह है, मेरी तरफ देखो। बहुत से लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे कुछ नहीं कर सकते। अंत में आपकी अपनी क्षमता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चाहे दूसरे लोग तुम्हें डांटें या नापसंद करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मार्शल आर्ट क्लब में तुम्हारा आवेदन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था। एक बार जब तुम मार्शल आर्ट क्लब में प्रवेश कर जाओगे तो तुम बाहरी व्यक्ति नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे मजबूत होने का इंतजार करूंगा। उस समय चलो एक द्वंद्व युद्ध करते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ा और चला गया। उसके काम करने के तरीके और बोलने के तरीके से यह समझना मुश्किल नहीं था कि वह कितना गुस्सैल था। ये चेंग वू एक खुरदुरा दिखने वाला और खुशमिजाज युवक लगता है, लेकिन वह वास्तव में उदार और खुले दिल का है। वह जुओ ताई जैसे लोगों से ज्यादा मजबूत है। लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि मैंने चुपके से उसका रेजिंग बुल स्किल सीख लिया है, तो क्या वो मुझ पर गुस्सा होगा? वांग टैंग ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ सोचा। वो प्रशिक्षण कक्ष में घूमता रहा। दुर्भाग्य से वह कोई अन्य युद्ध तकनीक या शास्त्र प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। उसने केवल बल विशेषताएं ही प्राप्त की। 2 घंटे बाद वांग टैंग प्रतिक्रिया परीक्षण कक्ष में गया। बीप, स्टूडेंट कार्ड। वो अपना कार्ड स्कैन करने के बाद अंदर गया। प्रतिक्रिया परीक्षण कक्ष के दर्शन ने वांग टैंग के दृष्टिकोण को फिर से व्यापक बना दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आपकी गति, फुटवर्क और प्रतिक्रिया गति का अभ्यास करने का स्थान था। इस क्षेत्र में कई खंड थे और लोग पहले से ही प्रशिक्षण ले रहे थे। खंडों में कई लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। सभी को अलग अलग सरणी में व्यवस्थित किया गया था, जिसमें क्विंकुंशियल स्टेक, 8 ट्रिग्राम स्टेक, जियुगोंग स्टेक और कई अन्य शामिल थे। सभी प्रकार के कठिनाई स्तर थे। ये दांव उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत थी। मार्शल आर्ट के युग में प्रवेश करने के बाद इस विरासत का अचानक बहुत उपयोग होने लगा। वांग टिंग ने खंभों पर ध्यान दिया। उसने देखा कि ये लकड़ी के खंभे एक ही जगह पर नहीं टिके थे। संभवतः जमीन के नीचे कोई ऐसा उपकरण था जिससे लकड़ी के खंभे अपनी स्थिति बदलते रहते थे। इससे कठिनाई एक नए स्तर पर पहुंच गई।
यहाँ तक कि सामने से प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गईं। जब छात्र को गोली लगती थी तो डिवाइस उसे रिकॉर्ड कर लेती थी और छात्र की प्रतिक्रिया के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए लगी गोलियों की संख्या का उपयोग करती थी। गति तारांकन 5 गति 3 बहुत बड़ी संख्या में गति गुण फर्श पर गिरे हुए थे। वांग टैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन सभी को इकट्ठा किया और उन्हें उठा लिया। एक क्षण में उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है। चलो एक राउंड खेलते हैं। वांग टैंग की आंखें चमक उठीं। वो लकड़ी के खाली खंभों वाले हिस्से की ओर चला गया। जिउगोंग दांव कठिनाई को शुरुआती, मध्यवर्ती, उन्नत और दुस्वप्न स्तरों में विभाजित किया गया था। वांग टैंग ने उन्नत स्तर चुना। लकड़ी के खंभे तुरंत घूमने लगे। उसने गहरी सांस ली और अनुभाग में कदम रखा। वूश! उसने अपने स्टेप्स ऑफ गेल का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने बुनियादी फुटवर्क का प्रदर्शन किया और उसका पूरा शरीर उड़ने लगा। वह लकड़ी के खंभों के बीच आगे पीछे घूमता रहा, जिससे केवल उसकी छाया ही बची रही। अचानक उसके सामने की दीवार से प्लास्टिक की गोली निकली। वांग टैंग को तेज रफ्तार वाली गोलियों से बचते हुए लकड़ी के खंभों में हो रहे बदलावों के प्रति सचेत रहना था। 10 मिनट से अधिक समय बाद वांग टैंग जिउगोंग के मैदान से बाहर चले गए। उन्नत स्तर अभी भी ठीक है। उन्होंने सफलतापूर्वक लेवल पास कर लिया। लेवल पार करते समय उन्होंने एक भी लकड़ी के खंभे को नहीं छुआ। हालांकि उन्हें 3 गोलियां लगीं। उनकी प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन 94 अंक किया गया। वांग टैंग ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसे लगा कि यह परिणाम अपेक्षित था। हालांकि उसके पास से गुजरने वाले छात्र दंग रह गए। ये है वांग टैंग। इस साथी ने उन्नत स्तर के जिउगोंग दांव के लिए 94 अंक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। हे भगवान! अरे, क्या वो अभी भी इंसान है? आप उन्हें उपद्रव मचाने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्नत स्तर पर शुरुआत करना कठिन था। स्कूल में 2 स्टार मार्शल योद्धाओं द्वारा उच्चतम रिकॉर्ड 91 अंक था। वांग टैंग ने बस ऐसे ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। अभी विज्ञापन हटाएं। टिप्पणियां। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश प्रतिभाएं राख के ढेर में बदल गई थीं। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। संपर्क। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।